तेरा दिमाग खराब है शाबिर, इतना सब कुछ हो गया और तूने मुझे बताया नहीं। ये तो मुझे पता है तेरी बहन किसी के साथ भाग गई है, लेकिन तूने इसके बदले में वनी में कोई लड़की ली है। मेरी मुलाकात आज तेरे सेक्रेटरी से हुई थी यहाँ। तू 3-4 महीनों से बिल्कुल काम नहीं कर रहा। तू अपनी बहन को ढूंढ रहा है, लेकिन तू इसे ढूंढ ही क्यों रहा है? वो तेरी सौतेली बहन थी। तेरी जायदाद में भी इसका कोई हिस्सा नहीं था। इसे इसके हाल पर छोड़ दे, जहाँ जाती है जाए मरे। इसकी माँ ने जो इसकी तरबियत की है वो वही कर रही है। तू कौन सा इससे मोहब्बत या नफरत का जज्बा रखता है जो इसे वापस लाना तेरे लिए इतना जरूरी हो गया है? तुझे इस तरह से नहीं करना चाहिए था। अपनी बहन की खातिर तुमने किसी और लड़की की जिंदगी तबाह कर दी, वो भी एक ऐसी लड़की जो उम्र में तुझसे इतनी ज्यादा छोटी थी। तुझे ये फैसला नहीं करना चाहिए था। अगर इसके भाई ने तेरी बहन को भगाया भी है तो भी इस बेचारी का क्या कसूर है? तू इसे किस चीज की सजा दे रहा है? मेरी बात मान, तू इसे तलाक दे दे और इसे इसकी जिंदगी में आगे बढ़ने का मौका दे। ये वनी सिर्फ एक बोसीदा रस्म है और कुछ भी नहीं। अर्थाश इसे समझा रहा था, जबकि वो आंखों पर हाथ रखे फोन कान से लगाई से सुन रहा था। आज पूरे 2 माह के बाद इसका अर्थाश से राब्ता हुआ था, वो भी इसकी सेक्रेटरी। आज अमेरिका में इसकी एक मीटिंग अटेंड करने गया तो वहां इसकी मुलाकात अरताज से हो गई थी और इसने ये सब कुछ बताया था कि शाह आजकल कहाँ मसरूफ है। ये जानकर वो आजकल सिर्फ अपनी बहन को ढूंढने में लगा है, अपना बिजनेस नौकरों के आसरे पर छोड़ा हुआ है। इसने खुद ही इसे फोन करके समझाना चाहा था। मैं इस लड़की को नहीं छोड़ सकता अरताश। वो लड़की बहुत खास हो गई है मेरे लिए, बहुत खास हो गई है। इससे मोहब्बत हो गई है, बल्कि मोहब्बत भी बहुत छोटा लफ्ज़ है। मैं इससे इश्क कर बैठा हूँ। इससे वो दीवानगी है मेरी। मैं नहीं रह सकता इसके बगैर। इसके बगैर रहने का सोचता हूँ तो सांस आना रुक जाती है। वो पहली दफा खुलकर किसी के सामने अपने जज्बात बयान कर रहा था। शाबिर मोहब्बत कर बैठा था इससे, वो दीवानगी थी इसकी। वो नहीं रह सकता था इसके बगैर। क्या मतलब? तू ये कहना चाहता है कि तू इस लड़की के साथ खुश है, तो इसके साथ अपनी जिंदगी की शुरुआत कर चुका है। और ताज को जैसे कुछ सुकून मिला था, लेकिन इसका जवाब शाबिर के पास नहीं था। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो लड़की मेरे पास ही होती है, मेरे साथ, मेरी बीवी की हैसियत से। लेकिन इसकी हैसियत एक वली से ज़्यादा नहीं है, इसलिए इसकी भाई और अपनी बहन को तलाश कर रहा हूँ। इन दोनों का कत्ल करने के बाद मुझे सुकून हासिल होगा और फिर मैं इस लड़की को हमेशा के लिए अपने पास रखूंगा। वो जैसे इसे अपना इरादा बता रहा था। क्या दिमाग खराब हो गया है तेरा? ये क्या बकवास कर रहा है तूने ऐसा सोचा भी कैसे? तू एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर रहा है, इसे अपने साथ रखते हुए इसे अपनी बीवी का दर्जा देने के बजाय इसे वनी कह रहा है। तू मुझे बस ये जवाब दे कि अगर तेरी बहन घर से भाग निकली है तो इस बेचारी का क्या कसूर है? अगर इस लड़की के भाई ने तेरी बहन को घर से भगाया है तो भी इस लड़की का कसूर कहाँ पर गिना जाएगा? इसे बनी क्यों किया गया? इसे किस चीज की सजा दी गई? तो एक मासूम की जिंदगी बर्बाद कर रहा है सिर्फ और सिर्फ अपनी बहन की खातिर। तुझे ऐसा करने का कोई हक नहीं है। तू मोहब्बत करता है, इसे इश्क करता है, तो फिर अपनी मोहब्बत के साथ इतना बेरहमाना सलूक कैसे कर सकता है? मेरी बात मान शाह, इसके साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत कर। क्यों अपनी मोहब्बत को अपने ही हाथों रुस्वा कर रहा है? नहीं होगा मुझसे अरताश। जब तक वो दोनों मुझे मिल नहीं जाते और मैं अपने हाथों से इन्हें जिंदा जमीन में गाड़ नहीं देता, मुझे सुकून नहीं मिलेगा। मेरा सुकून वो लड़की है और वो मुझे अपना सुकून हासिल करने के लिए पहले इसके भाई और अपनी बहन को मौत के घाट उतारना होगा। वो इसे समझाते हुए बोला था। यकीनन अरताश इसकी बात को समझ नहीं सका था। बहुत गलत कर रहा है तू शाह, अपने साथ भी और इस लड़की के साथ भी। तो एक बेकसूर को इन सब चीजों में डालकर सिर्फ और सिर्फ अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है, अपनी जिंदगी, अपने रिश्ते की खूबसूरती बर्बाद कर रहा है। अगर मोहब्बत हो जाए ना तो इस मोहब्बत को अपनाने में वक्त नहीं लगाना चाहिए। अब मुझे ही देख ले, मुझे मोहब्बत हुई तो इसे अपनाने में मैंने 1 सेकंड नहीं लगाया और अब पिछले 1.5 महीने से इससे मिलू के फासले पर हूँ। इससे राब्ता नहीं कर पा रहा, इससे बात तक नहीं कर पा रहा। क्या मतलब बर्दाश्त? तू क्या कह रहा है? मुझे तेरी बात समझ में नहीं आ रही। मैं तुझे फोन पर कुछ नहीं बता सकता शाह। यहाँ मेरी एक एक बात रिकॉर्ड की जा रही है। मैं अपनी इतनी पर्सनल बातें यहाँ शेयर नहीं कर सकता। वो इसे समझाते हुए बोला था। तू फिक्र मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं तेरी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा शाह। शाह ने इसे यकीन दिलाया था। हाँ, मुझे यकीन है ऐसे मामलात में सिर्फ तुझ पर एतबार कर सकता हूँ, वरना मेरी खूनी रिश्ते तो मेरे पीठ के पीछे ऐसा छुरा खोंपा है कि मैं बयान नहीं कर सकता। तू प्लीज इस मामले में मेरी कुछ मदद कर। वो इसका आखिरी सहारा था। शाह ने इसे यकीन दिलाया था कि वो इसकी मदद जरूर करेगा। जबकि फोन बंद करने के बाद इसकी निगाहें हवेली के हर कोने से होकर वापस लौटी थी, लेकिन आसिर से कहीं नजर नहीं आई थी। उफ, ये लड़की नजर नहीं आती तब भी सुकून नहीं मिलता, इतनी हास हो गई थी वो इसके लिए कि वो इसकी आंखों के सामने ना रहती तो इसका दिल बेकरार हो जाता था। लेकिन इसकी आंखों में अपने लिए नफरत देखते हुए इसका दिल बुरी तरह से टूट फूट का शिकार हो जाता। और शायद अरताज ठीक कह रहा था। अगर इसकी बहन भाग निकली थी तो इसके भाई ने इसकी बहन को भगा लिया था, तो इस सब में असीर का कसूर कहाँ निकलता था? वो तो बेकसूर थी, इसे तो सिर्फ सजा मिल रही थी और न जाने कब तक इसे ये सजा मिलती रहनी थी। या शायद इसकी सजा खत्म हो जाती अगर वो घर से भागने की कोशिश ना करती, तो सब कुछ ठीक रहता। लेकिन नहीं, वो तो इसके साथ रहना ही नहीं चाहती थी। वो तो इसे दूर भागना चाहती थी। वो इसका दूर भागना ही तो शाह को
अंदर तक बेचैन कर देता था। असीर कहाँ है? इसने पास से गुजरती मुलाजमा से पूछा था। जी वो छत पर कपड़े सुखा रही है। मुलाजमा ने फौरन जवाब दिया था, इसे मेरे पास भेजो। इसने मुलाजमा को कहकर भेजा तो वो फौरन के हुक्म की तकमील करते हुए सीढ़ियों की तरफ चली गई थी। असीर खामोशी से अंदर कमरे में दाखिल हुई तो वो सोफे पर बैठा हुआ था। इसे आते देखकर उसने सामने सोफे पर बैठने का इशारा किया। वह खामोशी से आकर इसके सामने बैठ गई थी, जबकि वो सिगरेट लबों में दबाए से देख रहा था। अपने हाथों को हाथों में उलझाए हुए वो खामोशी से निगाहें झुकाए बैठी हुई थी। कोई बात नहीं, कोई शिकवा नहीं। वो बस चुपचाप इसके किसी हुक्म का इंतजार कर रही थी, जबकि वो निगाहें इस पर जमाए बस इसे देख रहा था। इसकी प्यासी निगाहों को सुकून नहीं मिल रहा था। इसका दीदार करते इसका दिल नहीं भरता था। कितनी ही देर यूं ही इसे अपने पास बिठाए रहा कितनी देर यूं ही इसे अपने पास बिठाए बैठा रहा था। शायद 1-1.5 घंटा गुजर चुका था। ना तो इसने अपनी निगाहें हटाई थी और ना ही असीर ने निगाहें उठाकर उसके यहाँ बुलाने की वजह पूछी थी। यह खामोशी तवील से तवील होती जा रही थी, जब कमरे में होने वाली दस्तक ने शाह को बाहर की तरफ मुतवज्जो किया था, जहाँ इसका खास मुलाजिम खड़ा था। बोलो साजिद, क्या खबर लाए हो? इसने साजिद को देखा जो सर झुकाए इसके सामने इंतहाई अदब से खड़ा था। शाह साईं, कुछ अजीब सी बात चली है, अब जरा बाहर आए। साजिद ने कहते हुए बाहर की तरफ कदम उठाए थे, जबकि वो एक नजर अपने सामने बैठी असीर को देखकर उठकर बाहर निकल गया था। शाह साईं, बहुत अजीब खबर मिली है। वो जी, दीन मोहम्मद का बेटा पिछले 3 महीनों से सऊदी अरब में है, वहाँ नौकरी कर रहा है। इस महीने इसने अपने माँ बाप को 1.5 लाख रुपए भेजे हैं और वो भी बहुत सारी चीजें भेजी हैं। असीर बीबी के लिए बहुत सारे तोहफे हैं, साथ में एक खत भी है जिस पर लिखा था कि जल्द राब्ता करूंगा। जब मैंने खत में इसने अपने अब्बा से माफी मांगते हुए लिखा था कि अब्बा मुझे माफ कर दीजिए, मैं यहाँ आपको बिना बताए आया हूँ, क्योंकि अगर मैंने इस तरह आपसे पूछ कर जाता तो अपने इकलौते बेटे को आपको भी खुद से दूर ना जाने देते। लेकिन मैं असीर की शादी करना चाहता हूँ, किसी अच्छी जगह अपनी बहन को बहुत अच्छी पढ़ाई करना चाहता हूँ। वो इसके बाद इसकी धूमधाम से किसी अच्छे से लड़के से शादी करना चाहता हूँ। ये लीजिए, ये खत आया है। ये खत पोस्ट ऑफिस से सीधा यहाँ लेकर आया हूँ आपके पास आपको खबर करने के लिए। मुझे लगता है कि हम किसी गलतफहमी का शिकार हैं। अगर असीर बीबी जी का भाई पिछले 3 महीने से सऊदीया में है तो रूहा बीबी किसके साथ भागी है? ये आदमी कौन है? वो परेशानी से इसे कह रहा था, जबकि शाबिर खुद बहुत बुरे तरीके से उलझ चुका था। वो इसकी बात को समझ नहीं पा रहा था। क्या कहना चाहते हो तुम? अगर ये आदमी असीर का भाई नहीं है तो फिर वो कौन है जो रूहा को यहाँ से भगा कर लेकर गया है? और रूहा इस आदमी से क्यों मिलती थी घर पर? वो परेशानी से पूछने लगा था। कुछ कहा नहीं जा सकता। दरवाजे पर लगे कैमरे में 4 दफा रूहा बीबी से मिलने के लिए आने वाला आदमी यही था। लेकिन मेरे सुनने में आया है कि पिछले 3 महीने में इस लड़के के साथ साथ एक और लड़का भी गाँव से गायब है, और वो लड़का अक्सर असीर बीबी के भाई के साथ पाया जाता था। मेरा मतलब है दोनों में अच्छा याराना था। इसका नाम जाहिद था, काफी आवारा और छछोड़ा लड़का है, और इसके भी 3 महीनों से कोई खबर नहीं है। ये दोनों लड़के एक साथ गायब हुए थे। शाह साईं, मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। मुझे लग रहा है कि रूहा बीबी को घर से भगाने वाला असीर का भाई नहीं बल्कि जियाद था, क्योंकि गांव में सिर्फ एक ही कॉस्मेटिक की दुकान थी इसी जियाद की। रूहा बीबी के कॉलेज के रास्ते में आती थी, जहां अक्सर रूहा बीबी रुक जाती थी। मुझे लग रहा है ये कहानी कुछ और थी और हमने इस कहानी को कुछ और समझते रहे हैं। मुमकिन है कि असीर भाई का भाई इस किस्से से असीर बीबी के भाई का इस किस्से से कोई तल्लक ही ना हो, और अगर ऐसा हुआ तो वनी ज़ाया हो जाएगी। मेरा मतलब है कि अगर रूहा बीबी असीर बीबी के भाई के बजाय जियाद के साथ भागी हुई हो तो मसला बन जाएगा, बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। वो परेशानी से कह रहा था, जबकि शाह बुरी तरह से उलझा हुआ था। इसके जहन पर असीर के अल्फाज गूंज रहे थे जब इसने कहा था, अपने घर में बहन रखते हुए मेरा भाई किसी दूसरी की बहन पर गंदी नजर नहीं डाल सकता। आपको अगर किसी को मारना है तो शौक से मारिए, क्योंकि मैं जानती हूँ जिसे आप मारेंगे वो मेरा भाई नहीं होगा। मेरा भाई कभी ऐसा घटिया काम नहीं कर सकता। असीर का यकीन बुरी तरह से उलझा रहा था। इसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, क्या झूठ है और क्या सच। अगर ये पैसे और ये तोहफे सच थे तो फिर असीर सच्ची थी और इसका भाई सच्चा था, और अगर इसका भाई सच्चा था तो फिर असीर से नजरें कैसे मिलाएगा? वो कैसे इसे बताता कि इतने महीनों से जिस जुर्म की वो सजा काट रही है इसमें वो बेकसूर है। जिस जुर्म में वो दिन रात सिसक रही है वो जुर्म तो इसने किया ही नहीं। वो कैसे इसे नजरें मिलाता, कैसे इसको बताता कि इसका भाई बेकसूर है? साजिद, मुझे इन सब चीज़ों के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन ला कर दो। एक एक चीज़ का पता करो। ये पार्सल कहाँ से आया है, हर चीज़ के बारे में। ये पैसे तुमने असीर के घर भिजवा दो, ये तोहफे यहीं रख लो और ये खत भी अपने पास रखो। वो इसे समझाते हुए बोला था, जबकि इसका अपना दिमाग बहुत बुरे तरीके से फट रहा था। अरे बंद करवाओ इसका रोना धोना। जब से आई है बस मनूसियत फैला रही है मेरे कोठे पर। सुन लड़की, यहाँ जो लड़की एक दफा आती है वो मरते दम तक यहाँ से वापस नहीं जा सकती। तू भी कबूल कर ले, यही तेरी मंजिल है, यहीं पर तुझे अपनी सारी जिंदगी रहना है। कोई तुझे यहाँ से निकालने के लिए नहीं आएगा और तू हमेशा यहीं पर रहेगी। तेरा आशिक छोड़कर भाग गया है तुझे। रेशम भाई गुस्से से कमरे में दाखिल होती से बालों से पकड़कर घसीटते हुए 14 थप्पड़ के नाजुक रुखसार पर जड़ चुकी थी। खुदा के लिए मुझे जाने दो, यहाँ से मैं एक इज्जतदार खानदान से हूँ। मुझे मेरी मोहब्बत की इतनी बड़ी सजा ना दो, मुझे यहाँ से जाने दो, मैं यहाँ नहीं रह सकती। वो चिल्ला रही थी, चीख रही थी, लेकिन इसकी चीखों पुकार सुनने वाला यहाँ कोई भी नहीं था। यहाँ रेशम भाई थी जो ऐसी आवाज़ों को अपने जुल्माना थप्पड़ों से बंद कर देती थी। इसने एक और 14 थप्पड़ के नाजुक से चेहरे पर दे मारा था। अरे बदबख्त, घर से भागते हुए तुझे याद ना आया कि तू एक ऊंचे खानदान की इज्जतदार लड़की है? तुझे याद ना आया कि तू एक इज्जतदार खानदान की लड़की है और अब तुझे अपना इज्जतदार खानदान याद आ रहा है? तब कहाँ मर गई थी जब घर की दहलीज से बाहर कदम
कदम निकाल रही थी, जब किसी आवारा के साथ घर से भाग रही थी। तब तुझे याद ना आया जब तू एक गैर मर्द के साथ अपने तलकात भरा रही थी। अब तो मेरे सामने आकर बड़ी इज्जतदार बन रही है। तो कितनी इज्जतदार है मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ, और तेरी जैसी कितनी आई और कितनी गई। रेशम भाई ने सीधा कर दिया है सबको, तुझे भी सीधा कर दूंगी। तैयार हो जा आज रात के लिए। मैंने बहुत बड़े सेठ को तेरे बारे में बताया है, तू नया माल है, अच्छा पैसे देगी। यही शुरू के चंद दिन होते हैं, बाद में बड़े बड़े सेठ नहीं पूछते तुझ जैसी लड़कियों को। बड़े बड़े सेठ से शुरू में ही निगाह डालते हैं, इसलिए बेहतर है इससे पहले कि तू परानी हो जाए, किसी बड़े सेठ की नजर में आकर इसकी मंजूर नजर बन जा। ये शुरू के दिन रोने धोने के बजाय अपनी जिंदगी बनाने के हैं। यही वक्त है जो तू खिलकर पैसा कमा सकती है। अरे बाद में नई लड़कियां आ जाएंगी तो तुझे कोई नहीं पूछेगा। रेशम भाई ने इसे समझाया था, जबकि वो और भी ज्यादा फूट फूट कर रोने लगी थी। नहीं, खुदा के लिए मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकती ये सब कुछ, प्लीज मुझे छोड़ दो। मुझे नहीं रहना यहाँ, मुझे यहाँ से जाना है। खुदा के लिए मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, मुझे बख्श दो। मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, मैं अच्छे खानदान से हूँ। मेरे भाई को पता चल गया तो वो तुम्हारे कोठे को रक्षा हिला देगा। खुदा के लिए मुझे जाने दो, मुझसे गलती हो गई है, मुझे इस गलती की इतनी बड़ी सजा मत दो। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ। वो रोते हुए गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन इसकी सुन कौन रहा था। यहाँ रेशम भाई की आवाज़ ऊंची होती थी और इसी का हुक्म यहाँ पर सुना जाता था। यहाँ कोई नहीं था जो रेशम भाई के सामने बगावत कर सके सवाई परिविश के, और किसी ने रेशम भाई के सामने आवाज़ उठाने की जरूरत कभी नहीं की थी। रेशम भाई आप क्या कर रही हैं? आप क्यों जबरदस्ती? चीखो पुकार की आवाज़ सुनते हुए परिविश भागकर यहाँ पर आई थी, जहाँ रेशम भाई को बुरी तरह से इस नई लड़की को मारते पीटे देखा था। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहती, रेशम भाई ने अपना हाथ उठाकर से खामोश कर दिया था। तुम चुप रहो लड़की, ये तुम्हारा मामला नहीं है, ये मेरा मामला है। और रेशम भाई अपने मामले खुद ठीक कर लेती है। ये नई लड़की है, फिलहाल इसे इस कोठे पर रहने की समझ नहीं है, लेकिन मैं इसे समझाऊंगी। तुम जाओ और अंदर जाकर अपना नाम हाथ शोर का शौक मनाओ, जो तुमसे निकाह करके भाग गया। जब तक तुम्हारे करोड़ों रुपए का गुरूर खत्म नहीं हो जाता, तब तक जाकर इसकी याद में आंसू बहाओ। मैं तुम्हें इजाजत देती हूँ। रेशम भाई का लहजा इंतहाई सख्त और तौहीन-आमेज था, और वो जानती थी कि ऐसा क्यों है, क्योंकि इसके कहने पर इसने मुजरा करने से इनकार कर दिया था। इसका कहना था कि वो एक शहजादे की बीवी है, और वह हरगिज ऐसा मुजरा नहीं करेगी जब तक वो इस दिन से वो इससे नाराज हो गई थी। और ताश ने वापस ना आना था, वो नहीं आया था, लेकिन वो अब भी इसके नाम पर बैठी थी और रेशम भाई को यही चीज सुलगा रही थी। इसे तैयार कर, आज रात इसका मुजरा करवाऊंगी मैं, और जिस सेठ ने इस पर निगाह डाल दी वो हटा नहीं पाएगा। इसकी हालत सुधार, खूबसूरती तो इसकी अंग अंग से टपक रही है, या बस यही खूबसूरती बाहर बैठे के एक सेठ को नजर आनी चाहिए। रेशम भाई ने पास कई लड़की को समझाया था, जबकि वो सिर्फ सर हिला गई थी, जबकि इसके इनकार और रोने धोने को भी कोई अहमियत न दी। वो लड़की जबरदस्ती से तैयार करने चली गई थी। वलीमा बहुत धूमधाम से किया गया था। वलीमे में सभी लोगों ने शिरकत की थी। दूर पार के आसपास के किसी इंसान को छोड़ा नहीं गया था। सबको वलीमे पर इनविटेशन कार्ड भिजवाए गए थे। बिजनेस की दुनिया के अलावा सारे खानदान भी इसके वलीमे में शामिल था। जबकि सबको ही जैसे झटका ही लगा था। यहाँ किसी को अंदाजा नहीं था कि अखराज की यूं अचानक शादी हो जाएगी। बस इसे डर था कि कहीं कोई इसकी दुल्हन के सामने ये न कह दे कि वो फौज में है, और वो 17 दिन तक ये हकीकत छुपा नहीं सकता था। लेकिन फिलहाल वो इसे अपने एतबार देना चाहता था। वो चाहता था कि जब वो इसके ये बताए कि वो फौज में है, तब वो ओवर रिएक्ट ना करे। और दूसरी वजह ये थी कि वो नहीं चाहता था कि इसे किसी और के थ्रू ये बात पता चले। वो इसे खुद ये बात बताना चाहता था। क्या बात है खराज, यार मानना पड़ेगा, तुम्हें यूं अचानक चोरी छुपे दूल्हा बन गया। हमें तो कानो कान खबर भी नहीं होने दी। इसका तयाजाद शाह जो आजकल मसलसल ताज की सेक्रेटरी पर नजर रखे हुए था, इसके वलीमे का सुनकर सीधा यहाँ पर आ गया था। हाँ, क्योंकि भाई यहाँ पर नहीं थे तो सब कुछ सादगी से करना चाहता था, लेकिन वलीमे पे तो सबको इन्वाइट करना ही था। सो हाँ, तुम्हारा भाई यहाँ नहीं था, हम भी इस चीज को मानते हैं, लेकिन इस तरह से चोरी चुप के सब कुछ करना भी तो गलत है ना। हम कोई गैर तो नहीं, आखिर खून के रिश्ते हैं, हमें बताना तो चाहिए था ना। और कुछ ना सही तुम्हारे निकाह में ही शिरकत कर लेते। वलीमे पर शिरकत कर रहे हो ना, यही बहुत बड़ी बात है। और सुनाइए सियाल साहब, आप कैसे हैं? वो पूरी तरह से इसे इग्नोर करते हुए सामने खड़े दूसरे इंसान की तरफ मतवज्जो हो गया, जबकि अपने आप को इस तरह से इग्नोर होते देखकर वो बुरी तरह से सिलकर वलीमे से ही निकल गया था। ताश तो फिर मरवतन रिश्ता निभा लेता था, अहमियत दे देता था, लेकिन अखराज इससे बिल्कुल अलग था। जो इंसान इसे नहीं पसंद था, इसे पूछना तो दूर देखना तक वो अपनी तौहीन समझता था। शाह सही बड़ी मुश्किल से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिली है। ये लड़का इस वक्त शायद लाहौर में है। मेरे सुनने में है कि पिछले दिनों ये किसी कोठे पर आ जा रहा था। मैं पता करवाता हूँ इसके बारे में, फिर आपको तफसील से बताऊंगा। साजिद फोन पर से इन्फॉर्मेशन दे रहा था, जबकि वो फोन कान से लगाए कमरे में दाखिल होती असीर को देख रहा था। पिछले चंद दिनों से वो इसे नजर नहीं मिला पा रहा था। वो सऊदीया में इसके भाई की सारी मालूमात ले चुका था। इसका भाई इस मामले में बिल्कुल बेकसूर था, लेकिन वो इसके घर क्यों आकर रूहा से मिला था, ये बात इसे आज तक पता नहीं चली थी। हाँ, लेकिन इसकी बहन को घर से भगाने वाला वो नहीं था। इसके भेजे के पैसे बन के घर तक भिजवा चुका था, जो यकीनन इन लोगों की काफी मदद कर सकते थे। बाकी जहां तक बात थी असीर को हकीकत बताने की, तो फिलहाल वो इसे हकीकत नहीं बता सकता था, क्योंकि फिलहाल वो इसे अपने एतबार में लेना चाहता था। इसे अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाना चाहता था। इसे बताना चाहता था कि अपनी जिद और नाम में इसने एक मासूम लड़की के साथ बहुत गलत किया है, लेकिन अब वो आने वाली जिंदगी में इसके साथ कुछ गलत नहीं होने देगा। वो इसे खुश रखने की पूरी कोशिश करेगा। वो इसका एतबार जीतना चाहता था। उसके बाद इसे बताना चाहता था कि इसका भाई बेकसूर है, ताकि जज्बात में आकर वो इसे दूर जाने का फैसला न कर ले। वो इसे मोहब्बत करता था, वो किसी कीमत पर इसे खो नहीं सकता था। इसे कमरे में देखकर
इसने फोन अपनी जेब में डालते हुए कदम इसकी तरफ बढ़ाए थे। इसका इरादा वापस कमरे से बाहर निकलने का था जब शाह ने आहिस्ता से इसका हाथ थामकर से अपनी करीब खींच लिया था और उसकी कमर में हाथ डालते हुए इसे अपने सीने में पूरी शिद्दत से बेच लिया था। वो खामोशी से इसकी पनाहों में खड़ी इसकी धड़कनें सुन रही थी, जबकि वो इसे अपने सीने से लगाए कभी इसका माथा चूमता तो कभी इसके गालों पर अपने हाथों के नरम और गर्म हदत छोड़ता था। सोच रहा हूँ कहीं बाहर चलते हैं, एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते हैं। शबीर आस्ता से इसकी थोड़ी पर हाथ रखकर ऊंचा करते हुए कहने लगा था, मेरी तबीयत ठीक नहीं है और घर में बहुत सारा काम है। अभी खाना तैयार करना है, आपके कपड़े तैयार करने हैं, तुम्हें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो इसकी बात काटते हुए बोला था, जरूरत है शाह, मुझे मेरी औकात में रहने दीजिए, मेरे साथ में ये नरमियां मत दिखाइए, मैं फिर से बिगड़ जाऊंगी और हर दफा आप मारे और हर दफा आपकी मारे खाने का हौसला नहीं है मुझ में। मार खाना, बल्कि मार खाना तो फिर भी आसान है, इससे सिर्फ जिस्म को तकलीफ होती है, लेकिन आपके ताने सुनना आसान नहीं है, इससे दिल में तकलीफ होती है और वो तकलीफ सही नहीं जाती। वो कहते हुए इसके हाथ अपने गिद्ध से हटाते कमरे से बाहर निकल गई थी, जबकि इसकी हिम्मत पर वो हैरान रह गया था। कितने अरसे के बाद वो इसके रूबरू होकर यूं बात कर रही थी, वरना इसे तो इसे मुखातिब करना ही छोड़ दिया था। बस कर दो रेशम भाई, कितना मारो की बेचारी को, आज राजी नहीं है कल राजी हो जाएगी, थोड़ा वक्त तो दो इसको, कहीं मार खाते खाते मर ना जाए। अरे रेशम भाई के पैर दबाते बोल रही थी, जबकि ईरम रेशम भाई के पैर बातें बोल रही थी, जबकि रेशम भाई खुद भी काफी परेशान लग रही थी। वो मुसलसल मार खा रही थी, लेकिन एक मुजरे के लिए राजी नहीं हो रही थी। रेशम भाई बस कर दो, कितना जुल्म करोगी इस पर, वक्त दो इसको, राजी हो जाएगी। वो उसकी चीखों पुकार सुनते परी दोबारा से कमरे से बाहर निकली थी। इसे तो नहीं, तुम्हें वक्त दे सकती हूँ इसकी जगह तुम। अगर रेशम भाई आप बार बार एक ही बात क्यों कर रही हैं, मैं इनकार कर चुकी हूँ, मैं अब ऊंचा नहीं करूंगी, मैं ताशा की बीवी हूँ और किसी के निकाह में होते हुए मैं गैर मर्दों के सामने नहीं नाचूंगी। इसका लहजा सख्त था। ठीक है तो फिर अपने मामलों में ठीक है तो फिर मेरे मामलों में पढ़ने की तुम्हें जरूरत नहीं है, जाकर अपना काम करो। रेशम भाई लड़की बेहोश हो गई है। बाहर निकलती लड़की ने रेशम भाई को बताया था। अल्लाह रेशम भाई कितना जुल्म करोगी इस पर, खुदा के लिए बस कर दो, कुछ तो खुदा का खौफ करो, क्यों इसकी जान लेना चाहती हो। परिविश परेशानी से कहती कमरे के अंदर दाखिल हुई थी, जहां वो खूबसूरती लखी जमीन पर होशो हवास से बेगाना पड़ी थी। इसके चेहरे पर मौजूद थप्पड़ों के निशानों से खून रसना शुरू हो चुका था। परिविश को इस पर बहुत तरस आया था। वो इसे उस्मा के सहारे से अपने कमरे में लेकर आई थी, लेकिन मसलसल होश न आने की वजह से डॉक्टर को इन्फॉर्म किया गया था। क्या हम हनीमून पर अमेरिका जाएंगे? वो बेयकीनी से अपने सामने बैठी अखराज को देख रही थी। इनकी शादी को 4 दिन हुए थे। वो मुकाबले की रस्म करके आज घर वापस आई थी, जबकि अखराज ने इसे बताया था कि वो अपने भाई से मिलने अमेरिका जाएगा और इसे भी अपने साथ वहीं हनीमून पर लेकर जाएगा। वो तो सुनकर हैरान रह गई थी। हाँ बिल्कुल मेरी जान, हम हनीमून के लिए अमेरिका जाएंगे, क्योंकि मैं अपने भाई से मिलना चाहता हूँ और तुम्हें हनीमून के लिए कहीं ना कहीं तो लेकर जाना ही था, तो अमेरिका ही सही है। वो रिलैक्स सा कह रहा था, जबकि आशी तो हैरान थी। वो कभी अपने शहर से बाहर तक न गई थी और वो इसे अमेरिका लेकर जा रहा था। अखराज अमेरिका में क्या क्या होता है, मेरा मतलब है अमेरिका तो बहुत बड़ा मुल्क है ना, वहाँ गोरे और गोरियां भी होती होंगी। वो इसका बाजू था, मैं इसे सवाल जवाब करने लगी थी, जबकि वो इसकी एक्साइटमेंट पर बिल्कुल इसी के अंदाज में इसका हाथ था, मैं इसके सवालों के जवाब देने लगा था। 4 ही दिन में वो इसके साथ काफी अटैच हो गई थी। इसका मोहब्बत भरा अंदाज बहुत जल्दी ही इसे इसके साथ फ्री कर चुका था। क्या यार गोरे देखने लायक नहीं होते? हाँ गोरियां बहुत होती हैं, नंगी टांगों वाली। वो इसे देखते हुए बोला तो वो मुंह खोल गई थी। अल्लाह अल्लाह, वो पचावा नहीं पहनती? अच्छा तो जैसे फिल्मों में दिखाते हैं वैसे नहीं है। हम नहीं जाएंगे अमेरिका ऐसी नंगी नंगी टांगों वाली गोरियों के सामने। शर्म नहीं आएगी आपको ऐसी नंगी टांगों वाली कुड़ियों को देखते हुए? वो से घूर कर बोली थी, अरे शर्म तो इनको आनी चाहिए जिन्होंने पजामा नहीं पहन कर रखा होगा, मैं तो पूरे कपड़े में इसे देखूंगा। वो इसे तंग करते हुए शरारती अंदाज में बोलते, जोरदार मुक्का इसके बाजू पर झाड़ा था। अरे यार क्यों मार रही हो? अच्छा ठीक है ना, नहीं देखता मैं नंगी टांगों वाली गोरियों को, लेकिन अपने भाई से मिलने तो जाऊंगा ना, बहुत याद कर रहा हूँ मैं इसे। कितना वक्त हो गया है अपने भाई से नहीं मिला। एक तो वैसे भी 3-4 महीनों के बाद मुलाकात होती है, और इससे भी 3-4 महीनों के बाद मुलाकात क्यों होती है? वो तो अमेरिका में इसी दिन से फंसे हैं ना। वैसे तो वो पाकिस्तान में ही होते हैं। वो अचानक इसकी बात काटते हुए बोली, तो वो थोड़ा सा उलझ गया था। हाँ हाँ वो यहीं पर होते हैं, तुम क्या फजूल बातों में लग गई हो? इधर आओ जरा, ये तो बताओ कि कल रात मेरे बगैर कैसे गुजरी? मुझे मिस किया? मैं तो सारी रात तकिए को सीने से लगाकर तुम्हारी याद में आहें भरता रहा हूँ। वो अपनी बात बदलते हुए इसे खींचकर अपनी बाहों में कैद कर चुका था। नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल आपकी याद नहीं आई। मैं तो सोच रही थी 2-4 दिन के लिए दोबारा चली जाती हूँ, आपका गुजारा हो ही जाता है तकिए को सीने से लगाते हुए, आहें भरते हुए। तो आप भी दोबारा से वही काम शुरू कर दे। इसी बहाने मैं भी चंद एक दिन घर पर रहकर आ जाऊंगी। अब अमेरिका जाऊंगी आपके साथ, तो न जाने कब तक घर वापस जाना होगा। वो बहानेबाजियां करने लगी तो अखराज ने इसे घूर कर देखा था। एक दिन तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा, सोचना भी मत। ये मुकाबले की रस्म ना होती तो तुम्हें खुद से दूर ना भेजता मैं। वो इसे अपनी बाहों में लिए अपने हिसार मजबूत करता इसे साफ अल्फाज में बता चुका था कि वो इसे खुद से दूर नहीं जाने देगा, लेकिन अमेरिका जाने से पहले तो हाँ हाँ मिलवा लाऊंगा तुम्हें तुम्हारे घर वालों से। इतना जालिम थोड़ी हूँ, बस एक रात को मुझसे
बस रात को मुझसे दूर नहीं जाने दूंगा। वो उसकी गर्दन पर अपने लब रखते हुए अब की दफा इसे मजीद कुछ भी बोलने का मौका दिए बगैर अपनी बाहों में खींच चुका था, जबकि वो इसकी मीठी मीठी सरगोशियां सुनती खिलखिला रही थी। शाम को तैयार रहना, दोनों डिनर पर चलेंगे। फजूल का कोई भी काम अपने सर पर डालने की जरूरत नहीं है। वो सुबह तैयार होकर बाहर निकला तो वो वहीं शीशे के समेत साफ कर रही थी। इसने कोई जवाब न दिया तो शाबी ने रुक कर पलट कर इसे देखा था। इसका इरादा सिर्फ इसे बताने का था, लेकिन शायद अब समझाने की भी जरूरत थी। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुमने सुना है मैंने तुमसे क्या कहा है? इसने पलटकर इसके पास आते हुए पूछा। असीर ने एक नजर से देखा और फिर हाँ में सर हिला दिया। क्या मसला है तुम्हारे साथ? बात क्यों नहीं करती हो तुम? वो जो दोबारा अपने काम की तरफ मुतवज्जो हो गई थी, अचानक शाबी के खींचकर अपने करीब करने पर परेशानी से देखने लगी। वो कल रात भी यही कह रहा था कि तुम बात क्यों नहीं करती मुझसे। हालांकि असीर को याद नहीं पता था कि इसने पहले कभी इससे बात की थी, कब इस शख्स ने इसे बोलने की इजाजत दी थी, कब कहा था कि वो इसकी आवाज सुनना चाहता है, कब इसने कहा था कि वो इससे बातें करना चाहता है। पहले भी नहीं बोलती थी, लेकिन शाह ने नोट आज किया था और आज नोट करके वो उससे बचा भी जाना चाहता था। मैं पहले भी बात नहीं करती थी आपसे, पता नहीं आपको आज ही क्यों पता चल रही है ये बात। वो अपने हाथ इसके हाथ से निकालती से एक ही जुमले में वाजिया कर गई थी कि इन दोनों में ऐसा कोई तल्लुक कभी कायम रहा ही नहीं जिससे वो एक दूसरे की दिल की बातें एक दूसरे से शेयर करते रहे हूँ। हाँ तो अब बात करो मुझसे, बात करो, मेरे करीब रहो, फरमाइश करो, नखरे दिखाओ जिस तरह बीवियां करती हैं। भाई जाने की वजह पूछो, मेरे आने जाने का हिसाब रखो। वो एक साथ अपनी कहीं ख्वाहिशों का इजहार कर गया था। वो बीवी थी इसकी, लेकिन वो कभी बीवी की तरह रहती नहीं थी। शाह साईं शायद आप भूल गए हैं, मैं मनी में एक मामूली सी लड़की हूँ जिसकी हैसियत आपकी नजर में एक मुलाजमा से ज्यादा नहीं है। मैं आपकी बीवी सिर्फ आपके बिस्तर पर हूँ। यहाँ लाते हुए यही अल्फाज कहे थे ना आपने मुझसे, तो आप मुझसे इस तरह से बात क्यों कर रहे हैं जैसे मैं आपकी मनचाही बीवी हूँ। मैं आज भी वही हूँ जो पहले दिन थी। हाँ, लेकिन आप बदल रहे हैं और आपका ये बदला हुआ अंदाज कम से कम मुझे अच्छा नहीं लग रहा, और मैं जानती हूँ आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बेहतर है कि जैसे पहले थे वैसे ही रहें। मैं बदल कर अपने लिए कोई इम्तिहान नहीं बनना चाहती। मैं जो हूँ, जिस हैसियत में हूँ, ठीक हूँ, मुझे ठीक रहने दीजिए। मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। इसके लब्बों से बेसाख्ता फिसला था, जबकि एक नजर से देखती हुए इस अंदाज में मुस्कुराई थी कि शाबी से इसके हसीन चेहरे का दीदार तक न किया गया। मेरी खुशियाँ खा गए हैं आप, 4 महीने हो गए मेरी खुशियों को नोचा है आपने। मुझे खुश देखने की ख्वाहिश छोड़ दें, क्योंकि खुश वो रहते हैं जो जिंदा होते हैं। आपने तो मुझे कब का मार डाला। वो अपना हाथ तेजी से इसके हाथ से निकालते अंदर की तरफ चली गई थी। इसके बोले गए अल्फाज शाबिर के कानों में हथौड़ों की तरह बज रहे थे। वो बोलती नहीं थी, लेकिन आज बोली थी तो जैसे इसकी नजरें उठाने के काबिल न छोड़ा था। वो बस किचन के इस दरवाजे को देखता रहा था जहां से वो थोड़ी देर पहले अंदर गई थी और फिर वापस लौटकर बाहर ना आई थी। वो किचन में खड़ी फूट फूट कर रो रही थी, जबकि मुलाजमा इसकी सिसकियां सुनते शर्मिंदगी की गहराइयों वो किचन में खड़ी फूट फूट कर रो रही थी, जबकि मुलाजमा इसकी सिसकियां सुनते शर्मिंदगी की गहराइयों में थी। इसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। इस मासूम लड़की के साथ क्या कर दिया था इसने। इसके एतबार किया था इस पर, वो इसका एतबार तोड़ गई थी। कहने को 1 महीना गुजर चुका था, लेकिन इसकी आवाज़ दोबारा किसी ने नहीं सुनी थी। अब तो कोई से कुछ कहता ही नहीं था। शाबी ने कुछ दिन तक अपना रवैया इसके साथ सख्त रखा था, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ नॉर्मल हो गया था। शाबीर ने मुलाजमों को कहा था कि वो अपने काम दोबारा से संभाले, लेकिन वो अपनी करती थी। मुलाजमों के मना करने के बावजूद भी वो काम में ऐसे लगी रहती जैसे इनकी बात को सुनना ही ना हो। वो सुनती कहाँ थी, ना किसी की सुनती थी, ना किसी से बात करती थी, ना किसी के जज्बात को महसूस करती थी। इसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कोई जीता है या कोई मरता है। असीर बीबी आपके हाथ में चोट लगी है, रहने दीजिए, बर्तन मैं धो लूंगी। पास खड़ी मुलाजमा ने न जाने कब नोट किया था कि वो तेज तेज बर्तन धोने में मसरूफ थी। न जाने कैसे इसके हाथ पर चोट लग गई थी। कुछ नहीं होता, मुझे, मैं मर नहीं जाऊंगी। जरा सा कट लगने से आप अपना काम कीजिए, मैं अपना कर लूंगी। वो सख्ती से कहती, दोबारा से अपना हाथ पानी से धोने के बाद बर्तन धोने लगी थी। लेकिन कट गहरा था, खून रुकने का नाम नहीं ले रहा था। अल्लाह बीबी जी, चोट गहरी है, इधर आओ, पहले खून साफ करवाओ। मुलाजमा ने खुद ही हिम्मत करते हुए आगे बढ़कर इसका हाथ थामकर इसे कुर्सी पर बिठाना चाहा था, जबकि वो एक झटके से अपना हाथ खींचकर पीछे हटा गई थी। दूर रहो तुम मुझसे, तो मेरी कितनी हमदर्द हो मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ। खबरदार जो मेरे सामने ये ड्रामे करने की कोशिश की, और ना ही मुझे ये झूठा दिखावा दिखाने की जरूरत है। नफरत है मुझे तुमसे, तुम जैसी दोगली औरत से। वो गुस्से से इसे पीछे हटाती अपने काम की तरफ लग गई थी, जबकि इसके लहजे में इतनी नफरत महसूस करके मुलाजमा दूसरी दफा हिम्मत जमा न कर पाई थी इसे बात करने की। अत्ताश ने बाहें फैलाते हुए एयरपोर्ट पर वेलकम किया था। इसका भाई से यूं अचानक मिलने आ जाएगा इसे हरगिज नहीं लगा था, लेकिन वो आ गया था सिर्फ इसकी खातिर। वो कितनी ही देर से अपने सीने से लगाए खड़े रहा था। मेरा भाई, शुक्र है किसी अपने का चेहरा तो देखना नसीब हुआ, वरना पता नहीं कब ये खुशी नसीब होती। वैसे अपने सीने से लगाए बोल रहा था, जबकि नजदीक खड़ी आशी इन दोनों को देखकर मुस्कुरा रही थी। जब इससे अलग होते हुए अत्ताश ने बड़ी शफकत से इसके सर पर हाथ रखा था।
गुड़िया ये तुम्हें ज्यादा तंग तो नहीं करता ना? इसकी कोई बात मानने की जरूरत नहीं है। अगर ये तुम पर गुस्सा करे या सख्ती दिखाई तो मुझे बता देना। इसके कान खींचना मेरे बचपन से सबसे फेवरेट काम है। वो उसे देखते हुए कहने लगा तो अखराज ने मुंह बनाया था। अरे भाई, मुझे तो इससे प्यार करने से फुर्सत नहीं मिलती। मैं कैसे इस पर गुस्सा कर सकता हूँ? इतनी मिन्नतों मुरादों के बाद मिली है। वो अचानक से बोला तो उसकी बेबाकी पर आशी शर्मिंदा होकर रह गई थी, जबकि आशी ने इसका बात सुबह करके इसे मजीद बोलने से रोका था। इसकी हरकत पर अवताश मुस्कुरा दिया था। अपने भाई को तो वो बचपन से ही जानता था। वो इसकी ये बेशर्मियां भी बचपन से ही देख रहा था। अरे गुड़िया, तुम परेशान मत हो, ये बचपन से ही ऐसा है तुम्हारे साथ रहेगा ना तो ठीक हो जाएगा। चलो चलो अब घर चलो। तुम लोगों के लिए उम्दा किस्म का लंच का इंतजाम करवाया है। सब कुछ इसकी पसंद का बनवाया है। वो एयरपोर्ट से निकलते हुए बोला, जब अपने भाई को इतने दिनों के बाद देखने पर वो बेतहाशा खुश था। और इन दोनों की मोहब्बत को देखते हुए आशी ने भी अंदाजा लगा लिया था कि वो दोनों एक दूसरे के लिए कितने ज्यादा अहम है। बस कर दो रेशम भाई, मैं तुम्हें इस पर जुल्म नहीं करने दूंगी। और कितना मारोगी इसे? अगर वो नहीं मान रही तो समझ जाओ इसे वक्त की जरूरत है। आहिस्ता आहिस्ता समझ जाएगी। लेकिन तुम जिस तरह से इस पर जुल्म ढा रही हो, वो मजीद बगावत पर उतरती अपनी जान गंवा बैठेगी। आज फिर वो रेशम भाई के हाथे चढ़ गई थी। आज फिर रेशम भाई ने इसे रुई की तरह धो डाला था। लेकिन इसकी ना हाँ में ना बदली थी। एक सेठ ने इसे देखते हुए इसकी कीमत लगाई थी। आज रात इसे सेठ के साथ गुजारनी थी, लेकिन इसके लबों पर इनकार था। और वो इनकार इसे मौत के मुंह के करीब पहुंचा रहा था। कोई मेरे रास्ते में नहीं आ सकता। कोई मेरे रास्ते में नहीं आ सकता। मैं इस लड़की का फैसला करूंगी कि कितने पैसे दिए हैं मैंने इसकी खातिर। खबरदार जो किसी ने मुझे रोका, आज ये इसकी सेठ को खुश करेगी, वरना मैं इसकी जान ले लूंगी। रेशम भाई तो पागल हो रही थी। तो तुम जान ही ले रही हो इसकी, और क्या कर रही हो? खुदा के लिए बख्श दो इसे, मर जाएगी ये मासूम। वो इसे समझाते हुए बोली थी, लेकिन रेशम भाई पर तो कोई असर ही नहीं था। आज वो किसी की नहीं सुनना चाहती थी। खबरदार जो तुमने हाथ उठाया, बस बहुत हो गया। इसकी जिस्म से खून रास्ता महसूस करके परिविश का जवाब सबर जवाब दे गया था। अच्छा तो तुम रोकोगी मुझे किस हैसियत से? क्या इस पर लुटाया हुआ पैसा दे सकती हो? इस सेठ ने इसे देखने के लाखों की अमाउंट दी है। क्या तुम वो अमाउंट दे सकती हो? अब ये मत कहना जो तुम्हारा शोर दे गया है वही सारी जिंदगी बैठकर खाती रहूं मैं। अगर तुम वो रकम अदा नहीं कर सकती जो सेठ ने इसके लिए दी है, तो फिर एक साइड पर होकर बैठ जाओ और मुझे मेरा काम करने दो। लेकिन अगर तुम्हें बहुत डर जाग रहा है तो करो मुजरा इसकी जगह। नहीं कर सकती ना तो पीछे हट जाओ, मुझे मेरा काम करने दो। वो गुस्से से पीछे धकेलते हुए बोली तो उस्मा उसका हाथ पकड़कर जबरदस्ती इसे इस कमरे से बाहर निकाल लाई थी। तुम क्यों पराए फंडे में पड़ रही हो? वो लड़की जिए या मरे तुम्हारा कोई तलक नहीं है। तुम तो सुकून में हो ना? दफा करो इसे। उस्मा से घसीट कर कमरे में लाते हुए बोल रही थी। आधी रात को अपने घर से अपने आशिक के साथ भाग गई है। इसके साथ 4 महीने गुजार कर आशिक इसे यहाँ छोड़ गया है, और अब बीबी को अपना आला खानदान याद आ गया है। तुम्हें कोई जरूरत नहीं है बीच में पड़ने की। अरताशा जैसी मर्द अरताशा जैसे मर्द रोज रोज नहीं मिलते। बेहतर है कि इस कमरे में बैठकर इसका इंतजार करो। वैसे समझाते हुए बोल रही थी, जबकि इस लड़की की चीखों पुकार से इसे आगे कदम उठाने नहीं दे रही थी। वो कमरे में आया तो वो रोज की तरह इसी हालत में बैठी थी जैसे रोज इसके आने पर होती थी। क्या हालत बना के रखी है तुमने अपनी? मैंने तुमसे कहा था सुबह तैयार रहना, हम डिनर पर बाहर चलेंगे। तुम अब तक ऐसे ही बैठी हो, कम से कम तैयार तो हो जाती। वो इसे देखते हुए बोला था, मैं डिनर कर चुकी हूँ और मुझे कहीं बाहर ले जाने के बारे में ना सोचिए। ये ना हो मैं घर से भाग जाऊं और फिर आपकी इज्जत पर दाग लग जाए। मैं जैसी भी हालत में हूँ बिल्कुल ठीक हूँ। आपको मुझ पर रहम खाने की जरूरत नहीं है। मैं तुम पर रहम नहीं खा रहा आसिर, बस मैं तुम्हारे साथ एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ। हम दोनों मिलकर एक अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं। पुरानी बातों को भूलकर आपको लगता है कि आपके जुल्म भूले जा सकते हैं। आपके दिए गए जख्म अब तक मेरे जिस्म पर नासूर बने हुए हैं, और आप कहते हैं कि मैं आपके साथ नई शुरुआत करूँ। खुदा के लिए इतना रहम दिल ना बने। आप जो पहले थे वैसे ही रहें। कोई जरूरत नहीं है आपको आप किसी के लिए बदलने की। अब तो मुझे आपकी आदत हो गई है। क्या हुआ? क्या सोच आ गई अचानक? कैसे दिमाग में ये बात तो नहीं आ गई कि अल्लाह ना करे मेरी बेटी पैदा हो गई तो मकाफात अमल रास्ते में आ जाएगा? ना सोचे इस बारे में। शाहसाई मरते हुए आपको माफ करके जाऊंगी, क्योंकि आप जैसे शख्स से मैं मकाफात अमल की भी उम्मीद नहीं रखती। क्योंकि आप तो मर्द हैं जो अपनी अना की तस्कीन के लिए किसी मासूम लाचार की जिंदगी तबाह कर सकते हैं। आपके साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करूँ? शाहसाई, मेरी जिंदगी की शुरुआत अभी हुई ही नहीं थी जब आप मेरी जिंदगी में आ गए। तो नहीं किया पुरानी क्या? मेरी जिंदगी में सिर्फ यही दुख है कि आप इस जिंदगी का हिस्सा हैं, और ये ड्रामेबाजियां करना बंद कर दीजिए। मुझे आपकी जरूरत नहीं है आपके झूठे दिखावों की। वो अपनी बात मुकम्मल करती बिस्तर पर लेट गई थी। खुद पर कम्बल उड़ा चुकी थी, जबकि वो चाह कर भी इसे कुछ भी नहीं बोल पाया था। अच्छा ही था कि वो अपने दिल की बरास निकाल ले। हो सकता है अपने दिल की बरास निकालने के बाद वो इस बात को आसानी से समझ जाती। इस वक्त जिस तरह से वो इसे बदगुमान थी, ऐसा मुमकिन ही नहीं था कि वो इसे अपनी कोई भी बात समझाने में कामयाब हो पाता। इसलिए बेहतर था कि आहिस्ता आहिस्ता इसकी और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करता। इन सब चीजों को बिगाड़ने में 4 महीने लग गए थे, तो इनको सुधारने में 4 महीने लग जाते तो इसे इतराज नहीं था।
वो नमाज पढ़ने के बाद फौरन ही नीचे आ गई थी, जहां मुलाजमा को बाहर काम करते देख इसे इग्नोर करते हुए वो किचन की तरफ आती, अपने लिए चाय बनाने लगी थी। तो वो इसके पीछे पीछे ही किचन में आ गई थी। बीबी जी मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं तुम्हारा राज राज नहीं रख पाई, मैंने बहुत गलत किया, मेरी वजह से तुम एक दफा फिर से इस मुसीबत का शिकार हो गई। मैंने ही तुम्हारा राज खोला था, मैंने ही शाह साईं की नजर में अच्छा बनने के लिए और अपने बेटे को अच्छी नौकरी दिलवाने के लिए तुम्हें यहाँ घर से भगाने के साथ मैंने बहुत गलत किया बीबी जी, मुझे माफ कर दो। वो अचानक भागकर इसके करीब आती, इसके पैर पकड़ने लगी थी, जबकि असीर इसके अचानक आने पर और फिर से माफी मांगने पर हैरान रह गई थी। पीछे हटो, ये तुम क्या कर रही हो, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो क्या, इस तरह से क्यों मेरे पैरों में पड़ी हो। इसे बड़ी मुश्किल से खुद से दूर हटा पाई थी, लेकिन वो औरत इसके पैरों से हटने को तैयार नहीं थी। नहीं बीबी जी, जब तक तुम मुझे माफ नहीं कर देती मैं तुम्हारे पैर नहीं छोड़ूंगी। मैंने तुम पर जुल्म किया, आज तुम इस मुसीबत का शिकार हो मेरी वजह से, मुझे सुकून नहीं मिल रहा, मुझे माफ कर दो। एक दफा तुम कह दो कि तुमने मुझे माफ कर दिया तो मुझे सुकून आ जाएगा। बीबी मैंने तुम पर बहुत जुल्म किया है, शायद अगर मैं तुम्हें सही रास्ते पर भेज देती और तुम्हें सही मालूमात देती तो तुम कभी पकड़ी ना जाती। मैंने ही तुम्हें जंगल वाले रास्ते से भेजा था, जिसका रास्ता घूम फिर कर वापस गाँव में ही आता है। मैं तुम्हारे साथ बेईमानी की थी सिर्फ और सिर्फ शाह साईं की नजरों में अच्छा बनने के लिए। एक दफा मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी जिंदगी पर गुलाम बनकर रहूंगी। वो दोबारा से इसके पैर पर गिरती फुट फुट कर रोने लगी थी। पीछे हट जाओ, ठीक है मैंने तुम्हें माफ किया, छोड़ दो मेरे पैरों को। वो बड़ी मुश्किल से इसे दूर हटाते हुए बोली थी, जबकि इसके ये कह देने पर कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया इसके चेहरे पर एक रौनक सी आ गई थी। बीबी तुमने मुझे माफ कर दिया, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, तुम बहुत अच्छी हो बीबी, अल्लाह पाक तुम्हारे लिए आसानियां पैदा करे, सब कुछ ठीक हो जाएगा बीबी। मैं इस दफा तुम्हारे साथ कोई बेईमानी नहीं करूंगी, मैं तुम्हें इस हवेली से निकालूंगी। वो इसका हाथ था, मैं बोल रही थी जब असीर ने अचानक अपना हाथ इसके हाथ से निकाल लिया था। बीबी मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। तुम एक दफा मेरी बात का यकीन कर लो, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगी, इस दफा मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगी। तुम्हारे साथ जितना जुल्म इस घर में हुआ है इसके पीछे की वजह कहीं ना कहीं मैं ही हूँ। मेरा ज़मीर मुझे तुम्हारी हालत देखकर मलामत करता है, मैं तुम्हें इस मुसीबत से निकालना है, मुझे तुम्हें एक आज़ाद जिंदगी देनी है। मैं चाहती हूँ कि जो कुछ हो गया है इसके बाद तुम मुझ पर भरोसा नहीं कर पाओगी, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ कि इस दफा मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगी, एक दफा मेरा यकीन कर लो। वो इसके हाथ थामे हुए बोल रही थी, जबकि असीर बस इसे देख रही थी। वो यकीन के काबिल नहीं थी, वो दोबारा इस पर यकीन नहीं कर सकती थी, बस वो इसे धोखा दे चुकी थी। वो पहले ही इसे एक दफा यहाँ से निकालने के राह दिखाकर दोबारा इसी जगह पर कैद कर चुकी थी। वो नहीं कर सकती थी इस पर यकीन, वो भरोसे के काबिल हरगिज नहीं थी। अरे तुम लोग यहाँ इस घर में आकर कैद ही हो गए हो, जाओ बाहर घूमो फिरो, तुम लोगों को यहाँ पर कैद करने के लिए हरगिज नहीं आने दिया मैंने। चलो निकलो यहाँ से, अमेरिका आए हो, अच्छी अच्छी प्लेस है यहाँ पर, कोई अच्छी सी जगह ढूंढो और जाकर अपना हनीमून मनाओ। बल्कि ऐसा करो कि आज तुम दोनों लंच डेट पर चले जाओ। अर्थात जो से वापस आया तो जहाँ आशिक को किसी ने मुलाजमों की मदद करते देखा, वहीं इसका भाई से छोड़े अंदाज में अपनी बीवी पर लाइन मार रहा था। गुड आइडिया भैया, क्या आइडिया दिया है आपने, आप भी हमारे साथ चलोगे, वो खुश होते हुए कहने लगा। तो आशी मुस्कुराई थी, जबकि अरताज सर पर हाथ मार कर रह गया। और मेरे भाई क्यों मुझे अपनी बीवी से बददुआएं दिलवाना चाहता है, तू इसके साथ जा, एंजॉय कर, तेरा हनीमून हरगिज खराब नहीं करना चाहता मैं। वो इसे देखते हुए बोला था, नहीं भैया हमारा हनीमून हरगिज खराब नहीं होगा, आपको हमारे साथ चले, आप हमारे साथ चलेंगे तो इसे अच्छा भला और क्या ही हो सकता है, मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप हमारे साथ आएंगे तो। आशी किचन से निकलते हुए इसे कहने लगी थी, लेकिन मुझे हरगिज अच्छा नहीं लगेगा कबाब में हड्डी बनना। तुम लोग जा रहे हो और मैं तुम लोगों के लिए किसी चीज़ से रेस्टोरेंट का टेबल बुक करवाता हूँ। ये अच्छा शादीशुदा कपल है जो आकर मेरे सर पर बैठ गया है, ना शादी के अवलीन दिनों का होश है और ना ही एक दूसरे का ख्याल। ये अखराज तो लगता है सारी जिंदगी भाई का दामन थाम कर रखेगा। वो मोबाइल जेब से निकालता कान से लगाते हुए ऊपर की तरफ चला गया था, जबकि अखराज यहाँ इसकी बातों पर मुस्कुरा रहा था, वहीं आशी को अपने पास लेकर छोटे अंदाज में आंख दबा गया था। वो फल्ला कितने बेशरम इंसान है आप, उल्टी सीधी हरकतें करने में तो आपने PhD करके रखी हुई है। वो इसकी हरकतों से तंग आते हुए इसके करने पर मुक्का जार गई थी, लेकिन अखराज को तो जैसे वो मुक्का सीधा दिल पर आकर लगा था। हाय अल्लाह, जालिम कितने जोर से मारा है, हाथ से या हथौड़ा है, हाथ है या हथौड़ा है, कहीं कोई बॉक्सिंग की ट्रेनिंग तो नहीं लेती रही हो। वो दिल पर हाथ रखे बोल रहा था, हालांकि मुक्का तो इसने कंधे पर मारा था। वो इसके डरमाई अंदाज पर आंखें घुमाती वहां से जाने लगी थी, जब अचानक ही अखराज इसका बाजू थाम कर से अपनी तरफ खींचा था। मेरी जान, मेरे ख्याल में जब तक लंच का टाइम नहीं होता तब तक हमें अपना वक्त बर्बाद करने के बजाय भाई की बात मानते हुए अपने हनीमून को रोमांटिक बनाना चाहिए। बस के वो अचानक इसे अपनी बाहों में उठाते हुए अपने बेडरूम में लेकर जाने लगा। तो आशी अच्छा खासा शर्मिंदा होती बस नहीं करती रह गई थी, लेकिन वो शादी के चंद दिनों में इस बात का अच्छे से अंदाजा लगा चुकी थी कि अखराज जरूरत से ज्यादा ही रोमांटिक इंसान है और रोमांस के मामले में वो किसी की नहीं सुनता और ना ही किसी की परवाह करता है। थैंक यू सो मच भाई, आपने हमारे लिए होटल बुक कर दिया है, आप मुझे लोकेशन सेंड कर दीजिए। मैं तो कहता हूँ कि आप भी हमारे साथ ही चले। वो लंच कर रहा था जब अखराज इसके पास टेबल पर आकर बैठा, जबकि आशी तैयार होने जा चुकी थी। नहीं, मैंने तो घर पर ही खाना खाऊंगा, है तुम लोग जाओ और अपना इस रोमांटिक सा हनीमून को मजीद रोमांटिक बनाओ। वैसे भी
तुम्हारे हनीमून को डिस्टर्ब करके मैं फ्यूचर में अपना हनीमून हरगिज डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। मुझे अपना साथ एक बच्चा और उसकी बीवी हरगिज नहीं चाहिए। वो बोला तो हरास कहकर लगाकर हंसा था। भाई आपको लगता है कि मैं आपके रोमांटिक से हनीमून को डिस्टर्ब करूंगा? तब तो मेरे ख्याल में अपने बच्चे पाल रहा हूँगा। वो मजे लेकर बोला, जबकि अरताश ने बस इंशाल्लाह कहा था। तुमने आशिक को अपने आर्मी के बारे में कुछ बताया या अभी तक नहीं? मेरा मतलब है तुम्हें अब तक इसे कुछ ना कुछ तो शेयर कर ही लेना चाहिए था। आहिस्ता आहिस्ता इसे एतबार में लेना शुरू करो। ये राज आखिर कब तक राज रखना है? वो इसे देखते हुए कहने लगा था, भाई मैं सोच रहा हूँ पाकिस्तान वापस जाते ही मैं इस हकीकत से पर्दा उठा दूंगा। मैं इसे बता दूंगा आशी मेरी जिंदगी के बारे में सब कुछ जानने का हक रखती है। वो बोल ही रहा था जब आशी को रूम से बाहर निकलते देखा। यकीनन इसने इसकी आखिरी बात सुनी थी। तभी तो इसकी आंखों में हैरत थी। ऐसी कौन सी बात थी जो आपने मुझसे छुपाई हुई है, जिसे जानने का मैं हक रखती हूँ? उसके पास आते हुए कहने लगी तो वो मुस्कुराया था। बहुत कुछ है मेरी जान जो तुम जानने का हक रखती हो, लेकिन शायद वो सब कुछ तुम्हें बताते बताते मेरी जिंदगी गुजर जाएगी। और मोहब्बत का इजहार यूं ही तो नहीं होता ना, बहुत सारी चीजें होती हैं जो खुलकर बयान करनी पड़ती हैं। मैं तो तुम्हारे सामने अपना दिल खोलकर रख देना चाहता हूँ। वो बोला तो जहां अरताश ने अपने सर पर हाथ मारा था वहीं अपने बड़े भाई के सामने इस अंदाज पर वो शर्मिंदा होकर रह गई थी। इसे जरूरत ही क्या थी कुछ भी पूछने की? इंतहाई बेशरम इंसान है आप। वो कहकर पैर पटकती वापस कमरे की तरफ चली गई थी, जबकि इसने हैरत से पलटकर अरताश की तरफ देखा था, जिसकी अपनी राय भी अपने भाई के बारे में कुछ ऐसी ही थी। भाई अब ऐसी भी कौन सी बेशर्मी दिखा दी मैंने? इसको कमरे देखते हुए पूछने लगा था, जबकि अरताश ने इसके पीछे जाने का इशारा किया था। वो कंधे उचकाता कमरे में चला गया। यकीन से मनाने में से 10-15 मिनट तो लग ही जाने थे, जबकि अरताश ये सोचकर परेशान हो रहा था कि इसका भाई अपनी जिंदगी में बहुत खुश था। कहीं यह हकीकत इन दोनों के रिश्ते में किसी तरह की करवाहट न घोल दे। अपने भाई को अपनी जिंदगी में इस तरह से खुश हो हराम देखकर इसे बार बार परी का ख्याल आ रहा था। इसे अपना नाम देकर इसे अपने निकाह में शामिल करके वो कैसे इससे इतना दूर आ गया था। काश इसे थोड़ा सा वक्त मिल जाता। वो इससे बात करने का तो वो यकीनन इसे अपनी परेशानी समझा सकता था। काश वो इसे अपने बारे में सब कुछ बता पाता, लेकिन इसे यकीन था इसे अब ये सब कुछ ज्यादा वक्त नहीं चलेगा। बहुत जल्द वो अपनी परिवेश के पास वापिस होगा, इसके साथ होगा। बस कर दो तुम, इस पर हाथ नहीं उठाओ कि बस बहुत हो गया। जल्लादों की तरह इसे पीटे जा रही है। तुम्हें तरस नहीं आता इस मासूम पर? आखिर इस लड़की ने तुम्हारा बिगाड़ा ही क्या है? चंद पैसों के लिए तुम इस मासूम की जान ले लो कि परी भागकर बाहर आई थी। आज फिर इस लड़की की चीखें सुनते हुए हाँ तो ठीक है ना, तुम कर दो इसकी जगह मुजरा। तुम से इसके सामने पेश नहीं हो सकती, जानती हो मैं तुम्हें सचताश। हाँ तो ठीक है ना, तुम कर दो इसकी जगह मुजरा। तुम सेठ के सामने पेश नहीं हो सकती, जानती हूँ मैं तुम सरताज शाह के निकाह में हो। मैं तुम्हें वो करने के लिए हाँ तो ठीक है ना, तुम कर दो इसकी जगह मुजरा। तुम सेठ के सामने पेश नहीं हो सकती, मैं जानती हूँ तुम अरताज शाह के निकाह में हो। मैं तुम्हें वो करने के लिए मजबूर नहीं करूंगी। मैं बस ये चाहती हूँ कि इस लड़की की जगह तुम मुजरा करो। जितने पैसे मैंने इस लड़की पर लुटाए हैं मुझे एक ही दिन में हासिल हो जाएंगे। तुम्हारे साथ मेरी कोई जिद नहीं है परिवेश, मैं बस इस पर लगा अपना पैसा वापस हासिल करना चाहती हूँ। अरताज शाह न जाने कभी वापस आएगा भी या नहीं। बेशक वो अब तुम्हारे लिए अपनी दौलत लुटा कर गया है, बहुत पैसा देकर गया है, लेकिन ये सारी जिंदगी तुम इसके नाम पर बैठी रहोगी, वो जा चुका है। इसने करोड़ों की कीमत अदा की है तुम्हारे साथ एक रात गुजारने के लिए ही की थी। आजकल के मर्द बेजान वजूद से नहीं खेलते। इन्हें अपने साथ हंसी खुशी रासीमंदी दिखाने वाली औरत चाहिए होती है। और आजकल के मर्द के दिल में एक दफा कोई औरत आ जाए तो जब तक वो इसे हासिल ना करने से सुकून नहीं मिलता। तुम आसानी से इसे हासिल नहीं हो रही थी, इसीलिए इसने तुमसे निकाह कर लिया कि वो तुम्हें हासिल कर सके। इसे तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं करनी थी। वो तुम्हारे साथ कुर्बत में गुजरे लम्हात में सुकून चाहता था। वो तुम्हारी पेशकदमी चाहता था जो इसे सिर्फ और सिर्फ तुमसे निकाह करने के बाद ही नसीब हो सकती थी। वो बेशक तुम्हें यहाँ से खरीद कर लेकर जाता, लेकिन तुम्हारी कुर्बत कभी इसे खुश ना करती। इसलिए इसने तुमसे निकाह किया, तुम्हें एतबार दिलाया। जिसे तुम अपना महरम समझकर खुद को इसके लिए सेर सजा रही हो वो जा चुका है। और शायद अब कभी भी तुम्हारी खातिर लौट कर नहीं आएगा। अरे ऐसे लोग करोड़ों क्या अरबों लुटा कर चले जाते हैं सिर्फ एक रात की खातिर। भले ही तुम मेरी बात का यकीन ना करो, लेकिन मैं यकीन से कह सकती हूँ कि वो इंसान अब कभी वापस नहीं आएगा। इसके लिए खुद को सींच कर रखना छोड़ दो। दिमाग खराब है तुम्हारा? क्यों पराए फड्डे में हाथ डाल रही हो? तुम मुजरा नहीं करोगी परिवेश। अल्लाह पाक ने तुम्हें इस रज़ालत से बचा कर रखा हुआ है। और तुम मेरी बात कान खोल कर सुन लो, अगर तुमने दोबारा इस घर में कदम डाले ना तो कभी नहीं निकाल पाओगे। और मत भूलो कि अब एक सैयदजादे का नाम तुम्हारे नाम के साथ जुड़ा हुआ है। अपने नहीं इसकी इज्जत का ख्याल करो। वो कमरे में आई तो जीनत इसके पीछे पीछे ही आ गई थी। कहने को वो जीनत को किसी के साथ कोई लेना देना ही नहीं था। वो बस अपने काम में मगन रहने वाली लड़की थी। इसे भी यहाँ पर बेचा गया था और इसे यहाँ पर बेचकर जाने वाला इसका सौतेला बाप था, जो इसे पैसे की खातिर बेचकर यहाँ से चला गया था। इसकी माँ के इंतकाल के बाद इसके सौतेले बाप ने इसे अपने पास नहीं रखा था। इसे अपनी औलादे ज्यादा प्यारी थी, लेकिन इसकी औलादे अपना घर बसाने के बाद इसे भूल गई थी। अब वो बीमार बेहद बुरी हालत में पड़ा था और जीनत इसे हर महीने पैसे भिजवाती थी, इसे ये बताने के लिए कि जिसे वो बेच कर गया था वही इसके काम आ रही है। इसे अपने इस बाप से कोई हमदर्दी या कोई मोहब्बत नहीं थी। वो बस इसे शर्मिंदगी की आखिरी इंतहा में गिरते हुए देखना चाहती थी। वो इसे मरने से पहले एहसास दिलाना चाहती थी कि इसने जीनत के साथ क्या किया था।
वो कभी किसी के मामले में नहीं बोली थी, लेकिन आज पहली दफ़ा वो परिमिश के मामले में बोल रही थी। ज़ीनत आपी, आप मेरी फ़िक्र ना करें, मैं इन सारे मामलात को हल करना चाहती हूँ। इस लड़की की जान चली जाएगी, अब ये मामला बिगड़ता जा रहा है। आप जानती हैं रेशम भाई ने इस लड़की के साथ ज़िद लगा ली है, अब या तो वो इसे मार डालेगी या फिर ज़बरदस्ती मुजरा करवाएगी और इसे किसी मर्द के आगे बेच देगी। हाँ, तो वो अपना क्या भुगत रही है, तुम क्यों बीच में पड़ रही हो? तुम इस मामले में दूर रहो, तुम्हारा कोई तल्लक नहीं है, तुम यहाँ इस कमरे में बैठकर अपने शौहर के वापस आने का इंतजार करो, यही तुम्हारी जिंदगी है। इज्जत की जिंदगी किसी रहमत से कम नहीं है, बेहतर होगा कि अपने नरम दिल को थोड़ा सा सख्त कर लो, तुम्हारी हमदर्दियां तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगी। ज़ीनत का लहजा बेहद सख्त था, जबकि वो खामोशी से देख रही थी। वो जानती थी इस लड़की को कोई मतलब नहीं है इसकी जिंदगी से और ना ही इसके मामलात में इसका कोई फायदा है, फिर भी वो इसे मशवरा देने आ गई थी। लेकिन वो अपने दिल का क्या करती, जो बुरी तरह से इस लड़की की हालत देखकर घबरा रहा था। इसे डर था कि कहीं वो लड़की जान से ही न चली जाए। वो खामोशी से सर झुका गई थी। ज़ीनत कुछ गलत नहीं कह रही थी, लेकिन इसे इस लड़की की फिक्र थी। असीर की आंख खुली तो वो इसे अपने आप को पूरी तरह से शाह के बाजों में कैद पाया था। असीर ने आहिस्ता से इसका बाजू अपने गिर से हटाने की कोशिश की तो शाह जाग गया। क्या मसला है, अभी तो सोए हैं, अभी जाकर कहाँ जा रही थी, नींद तो पूरी कर लो। वो सोई जागी कैफियत में से कहते हुए दोबारा से इसके गिर्द अपनी बाहों का हिसार मजबूत कर गया था। मुझे काम है, नीचे नाश्ता बनाना है, घर साफ करना है, कल वाले कपड़े भी अभी तक गंदे पड़े हैं आपके। वो इसे देखते हुए बेहद कम आवाज में बोली थी, जबकि इसके काम गिनवाने पर वो आंखें खोले से देखने लगा था। तुम आज से कोई काम नहीं करोगी, तुम शहजादी हो, मेरी मालकिन हो इस घर की, और मालकिन काम नहीं करती। वो नरमी से इसकी गाल पर अपने वो नरमी से इसके गाल पर अपना उल्टा हाथ फेरते हुए बोला, अंदाज में इंतहा की नरमी थी। कितने दिन के लिए ये भी बता दे, मुझे ज्यादा खुशफहमी का शिकार नहीं रहना, हमेशा के लिए। वो नरमी से कहता इसकी आंखों पर अपने लब रख गया था। वो हर्ट थी, वो जानता था इसने इसे तकलीफ पहुंचाई है, वो इतनी आसानी से हर चीज भूलकर आगे नहीं बढ़ सकती थी। अच्छा, इसका जवाब इतना नॉर्मल था कि शाबिर हैरत से इसे देखने लगा, मतलब कि वो इसकी किसी बात को कोई अहमियत ही नहीं दे रही थी। इसकी ये बातें इसके लिए गैर जरूरी और शायद रोजमर्रा की बातें थी, जो इसकी नस्लों में कोई अहमियत नहीं रखती थी। चलो आप सो जाओ, जाग कर कहीं बाहर घूमने चलेंगे। नहीं, मुझे नहीं सोना, मैं अब जाग चुकी हूँ। इसका लहजा अब भी बेहद नॉर्मल था। अच्छा, मुझे लगा कि मेरी सारी रात की जगाने की वजह से अब नींद से तुम्हारा बुरा हाल हो रहा होगा। खैर, तुमने नहीं सोना चाहते तो कोई बात नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं, हम बातें करते हैं। मैं तो 4 महीनों से जाग रही हूँ, एक भी दिन सुकून से नहीं सोई। रात को आप सोने नहीं देते हो, दिन में काम इतना ज्यादा होता है कि कमरे में कदम रखने का वक्त ही नहीं मिलता। इसका लहजा अब भी बेहद नॉर्मल था। वो कोई शिकायत नहीं कर रही थी, शायद सिर्फ इसे बता रही थी कि पिछले 4 महीनों से वो इस पर इसकी नींदें तक हराम कर चुका है। इसका जुर्म गिनवाने का भी अपना ही तरीका था, जो सामने वाले को शर्मिंदगी से कुछ बोलने ही नहीं दे रहा था। इतनी मासूमियत भरा अंदाज के इसका, अगर वो इसकी जुल्म करवा रही थी, तब भी इसका अंदाज इसकी मोहब्बत इसके दिल में और भी बना रहा था। छोड़ो पुरानी बातें, हम नई बातें करते हैं। इसका ये अंदाज इसके सीने में अजीब सी तकलीफ जगा रहा था। वो अपने ही कि ये जुल्म की दास्तान सुनना नहीं चाहता था। नई बातें करें, वही नॉर्मल अंदाज जो शाह को अंदर तक झंझोड़ रहा था। हाँ, तुम्हें कौन सी जगह पसंद थी बताओ, गाँव में कहाँ कहाँ जाती थी शादी से पहले, क्या क्या करती थी? इसके अंदाज पर से सच झटकते हुए पूछा। तो वो जो नई यादें बनाना चाहता था पुरानी बातें भूल कर, लेकिन वो शायद भूल चुका था कि वो इससे वही पुरानी बातें याद दिला रहा था जिससे वो निकलना चाहती थी। शादी कब हुई? इसने बेसाख्ता पूछा तो शाह ने हैरत से इसकी तरफ देखा था। जब हमारा निकाह हुआ तो मेरे साथ यहाँ पर आई इस हवेली में। इसके अंदाज पर इसने गुस्से से अपनी मुट्ठियां बंद की थी। इसका यह नॉर्मल अंदाज से बुरी तरह से झंझोड़ रहा था। वो इतनी मासूम तो न थी कि वो अपनी शादी को भुला देती या फिर इसे पता ना होता कि शादी कब हुई थी। अच्छा, बनी की बात कर रहे हैं आप? सॉरी, आपने शादी कहा तो मैं थोड़ा उलझ गई थी। हमारी शादी तो हुई ही नहीं। वो तल्खी से मुस्कुराती हुई अपनी आंखों में पानी लेकर आई थी, फिर तेजी से अपनी आंखें रगड़ती समासत करने लगी। सॉरी, बनी से पहले तो बहुत सारे काम हुआ करते थे। पूरा गांव घूमती थी, भाग जाती थी, गांव कुएं पर जाती थी पानी भरने के लिए। इतनी सारी सहेलियां थी मेरी। वो शादी ही थी असीर, जब तुम मेरे निकाह में आई और मैं तुम्हें अपने साथ लेकर आया था। तब से तुम मेरी हो, अब क़यामत तक मेरी ही रहोगी। असीर की आंखें रगड़ कर नई बात शुरू करने पर वो उसके चेहरे को अपने हाथों में थामते हुए कहने लगा। वो पूरी तरह से इस पर झुका हुआ था, जबकि वो बेड पर लेटी खामोशी से इसे देख रही थी। अच्छा, इसके कहने पर वो बस अच्छा कहकर बात खत्म कर गई। जबकि शाबिर की बात सही हो, जो कह रहा हो वो ठीक हो, और असीर जो समझ रही थी वो गलत। क्या? अच्छा, शाबिर चलाते हुए पूछने लगा था। वो शादी ही थी, हमारा निकाह हुआ था, आप मुझे अपने साथ लेकर आए, अब मैं सारी जिंदगी आपकी मलकियत में रहूंगी, अब मैं आपकी हूँ। वो किसी रोबोट की तरह इसकी कई बातें दोहरा रही थी, लेकिन इसके ये अल्फाज शाबिर को सुकून नहीं पहुंचा रहे थे। कुएं पर कौन सी सहेलियां थी तुम्हारे साथ? वो बात बदल कर पीछे सवाल करने लगा था। वो आहिस्ते से इसका सर अपने दाएं हाथ से ऊपर उठाते हुए इसने इसके सर के नीचे अपना बाजू रखा था, और अब वो मजीद इस पर झुक चुका था। गांव की ही लड़कियां थी, आस पड़ोस की, इन्हीं के साथ दोस्ती थी। और खाने में क्या पसंद था तुम्हें? इस पास इसकी एक सहेली वाले टॉपिक पर ज्यादा इंटरेस्ट न रहा तो अगला सवाल करने लगा। सब कुछ खा लेती हूँ, हम गरीबों की कोई पसंद नहीं होती, हमें 2 वक्त का खाना मिल जाए यही बहुत बड़ी बात है। तुम गरीब कहाँ से हो? शाबिर शाह की बीवी हो, इस गाँव की सबसे अमीर आदमी की बीवी। वो अल्फाज अलग अलग करके बोला था। अच्छा, इसका वही फिर से घिसा पिटा जवाब मिला। क्या? अच्छा, हर बात पर अच्छा कोई मजाक चल रहा है? यहाँ बातें कर रहा हूँ मैं तुमसे, और तुम हर बात पर अच्छा कहकर बात खत्म कर देती हो। सॉरी, आपकी दफा जवाब अलग मिला था। वो इसे देख कर रह गया। अब ये सॉरी बीच में कहाँ से आ गया?
किस बात का सॉरी? वो गुस्से से बोला था, आखिर वो लड़की क्यों इसकी बातों को समझना नहीं चाहती थी? आपको बुरा लगा इस बात का सॉरी? इसकी गुस्से करने पर वो घबरा कर बोली थी, मुझे तुम्हारी बातें बुरी नहीं लग रही, तुम्हारा हर बात पर ये फजूल सा लफ्ज अच्छा कहना बुरा लग रहा है, और इस चीज़ की कोई सॉरी नहीं है। बताओ कहाँ घूमने चलोगी, शहर चली या गाँव? वो इसके माथे पर लब रखते हुए फिर से इसका चेहरा देखता सवाल करने लगा था, जहां आप चाहें। इसका अंदाज जान छुड़वाने वाला था। मैं तुम्हें सबसे छुपा कर अपने दिल की दुनिया में ले चलता हूँ। वो अचानक इसकी बात का नरमी से बोला था। अच्छा ठीक है। वो अपनी अच्छा को अधूरा छोड़ती अब अपना जवाब बदल चुकी थी। ठीक है, मतलब तुम चलोगी मेरे साथ मेरे दिल की दुनिया में? वो बारी बारी इसके दोनों गालों को चूमते हुए पूछने लगा था। बहुत वक्त हो गया है, मुझे काम करना है। आपको भी भूख लग रही होगी। नहीं लग रही मुझे भूख, और ना ही तुमने कोई काम करना है। यही रहो मेरे पास, मेरी बाहों में कैद। और अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा था मैंने? कोई काम नहीं करोगी तुम। लाजमी को भी मैं मना कर दूंगा। कोई तुम्हें कुछ भी नहीं करने के लिए नहीं कहेगा। बस जो हो गया सो हो गया। अब तुम पर कोई जुल्म नहीं होगा। आज से अभी से तुम इस घर की, इस दिल की मलका हो। कोई तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं करेगा। मैं बहुत जल्द वलीमा रखवाऊंगा, पूरी दुनिया के सामने बताऊंगा कि तुम मेरी बीवी हो। और सिर्फ वलीमा ही नहीं होगा बल्कि पूरी शादी होगी। तुम दुल्हन बनोगी, वो जो सारी रस्में होती हैं वो सारी रस्में करेंगे। मैं ज्यादा शादियों पर नहीं जाता और ना ही रस्मों के बारे में कुछ खास पता है। ज्यादातर वलीमे पर जाकर दूल्हे को मुबारकबाद देकर आ जाता हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा। तुम्हारे लिए हमारी शादी नहीं थी ना, क्योंकि इस निकाह में तुम्हारी खुशी शामिल नहीं थी, लेकिन अब सब कुछ मैं बहुत अच्छे से करवाऊंगा। तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी पसंद के मुताबिक होगा सब कुछ। धूमधाम से शादी होगी और ये शादी तुम्हें हमेशा याद रहेगी। तुम्हारे लिए हमारी ये शादी कोई तल्ख याद नहीं होगी, बल्कि एक खूबसूरत वक्त होगा जो तुम्हें हमेशा याद रहेगा। जब तुम्हें सब कुछ याद आएगा, तुम्हारे लबों पर मुस्कान आ जाएगी। आज ही सजाता हूँ इस हवेली को दुल्हन की तरह। पूरे गांव में ऐलान करवाता हूँ कि शावीशा की शादी है। वो अचानक इसके लबों पर झुकते हुए इसकी सांसें रोक गया था, क्योंकि दूसरी तरफ से कोई मजाहमत नहीं की गई थी। वो इसके लबों की गिरफ्त में अपने नाजुक लब को महसूस करती अपनी सांसें रोक गई थी, जबकि वो शिद्दत से इसके लबों को चूमते हुए पीछे हटा था। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, शादी की शॉपिंग पर चलना है। वो इसके करीब से उठते हुए कहने लगा तो वो जो कब से बेड से उठने के लिए पर तोड़ रही थी, फौरन उठकर बैठ गई। आपका नाश्ता। वो कुछ कहने ही लगी थी कि शाह ने अपने लबों पर उंगली रखकर से खामोश करवाया था। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, बाहर से कुछ खा लेंगे हम। अभी नाश्ता वगैरह करने में लग गए तो देर हो जाएगी शहर पहुंचते, और फिर तो टाइम लगेगा ना। इतना टाइम नहीं है मेरे पास, जल्दी करो। इसका माथा चूमता वो कमरे से बाहर निकलने लगा था, जबकि वो हैरान थी वो अचानक इतना कैसे बदल गया था। क्या वो इसके साथ कोई दिखावा कर रहा था? इसका अंदाज कुछ दिनों से बहुत बदला हुआ था। अरे यार आ जाओ, कुछ दिनों में, अभी तो मैं अमेरिका में हूँ 2 हफ्तों के लिए। आशी की आंख खुली तो वो फोन पर किसी से बात कर रहा था। इसने एक नजर से मसरूफ देखा और फिर इसके करीब आते हुए इसके सीने पे अपना सर छुपाते दोबारा से सोने की कोशिश करने लगी थी। अखराज ने इस पर कमर बराबर किया था, जबकि फोन पर इसकी गुफ्तगू को वो समेटना चाहता था। वो जाग चुकी थी और यकीनन इसकी बातें भी सुन रही थी। तो अब वापस आ जाना तू अब वापस आ जाना। तेरी छुट्टियां भी 3 दिन में पूरी हो जाएंगी। जब तक किसी की तरह की इमरजेंसी नहीं होती तब तक मैं सर को हैंडल कर लूंगा। तुझे कोई नहीं बुलाएगा, लेकिन अगर अचानक से आर्डर आ गया तो तुझे इसी दिन वापस ज्वाइनिंग करनी पड़ेगी। हाँ तो वो तो करनी ही पड़ेगी, लेकिन फिलहाल यहाँ अपने भाई के साथ हूँ तो मेरा कोई इरादा लेकिन फिलहाल यहाँ मैं अपने भाई के साथ हूँ तो मेरा इरादा कुछ दिन मजीद यहाँ रुकने का है। मैंने सर से बात भी की थी कि छुट्टियाँ मजीद मिल जाएं। सर ने उम्मीद तो दिलवाई है, देखता हूँ क्या होता है। वो आहिस्ता से इसकी कानों की लोब पर अपनी उंगली फेरता फोन पर मोबाइल पर मसरूफ था। मजीद थोड़ी देर बात करने के बाद इसने फोन बंद किया तो इसे आंखें खोले खुद को हैरत से देखते हुए पाया था। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हो मुझे? इसने परेशानी से पूछा। कहीं वो इसकी बात से अंदाजा तो नहीं लगा चुकी कि वो आर्मी में है? देख रही थी, सोच रही हूँ कि आपका देख नहीं रही, सोच रही हूँ कि आपका तो अपना कारोबार है, फिर किससे छुट्टियां लेने की बात कर रहे हैं? आपने तो अपने ऑफिस में खुद बॉस है ना। इसके लबो लहजे में हैरत थी, जबकि अखराज शर्मी से मुस्कुराया। ऐसे कोई बहाना समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस तरह से इस बात को यहीं पर खत्म करे। भैया ने सारे ऑफिस में कोई ना कोई बॉस रखा हुआ है और मैं बिजनेस को ज्यादा नहीं समझता, तो भैया मुझ पर ज्यादा इतबार नहीं कर सकते फिलहाल, तो इसलिए मुझ पर भी एक बॉस हुकूमत करता है जो कि काफी खरूस है। ही आप डिजर्व करते हैं। वो खिलखिलाते हुए बोली थी। अच्छा जी, मैं क्यों डिजर्व करता हूँ? इसके उठकर जाने की कोशिश को नाकाम बनाते हुए वो सवाल का जवाब मांगने लगा था। क्योंकि आप हर वक्त मुझे तंग करते रहते हैं, आप ऐसा ही कोई खरूस बॉस डिजर्व करते हैं जो आपको तंग करता रहे और आपसे बहुत सारा काम करवाए। आशी मजे से बोली थी। कहने को अभी शादी को सिर्फ चंद ही दिन हुए थे, लेकिन वो पूरी तरह से इसके असीर हो गई थी। आशी इसके साथ इतनी कंफर्टेबल थी जैसे एक दूसरे को ना जाने कितने वक्त से जानते हूँ। तो फिर हो गया, फर्ज करो बॉस ने मुझे बहुत ज्यादा तंग करना शुरू कर दिया, ज्यादा से ज्यादा काम देना शुरू कर दिया, मजीद अपना खरूसपन दिखाना शुरू कर दिया, तो क्या हो जाएगा? क्या मैं तुम्हें तंग नहीं करूंगा ना डार्लिंग? मैं जितना थकूंगा इतना ही तुम्हारी शामत आएगी, क्योंकि मैं तो अपनी सारी थकन तुम पर ही मुंतकिल करूंगा। मैं सर से पैर तक तुम्हें प्यार करूंगा। खुद अगर थकूंगा तो तुम्हें भी इतना ही थका दूंगा कि तुम मेरी बाहों में पड़ी अपने वजूद से उठती मेरी खुशबू को महसूस करोगी। वो अचानक इसे बेड पर गिराते हुए इस पर सयाफगन होता इसके चेहरे के कुछ को चूमते हुए रोमांटिक अंदाज में कहने लगा था, जबकि इसका अचानक रोमांटिक मूड जागते देखकर आशी वहीं से पहले न उठने पर पछता रही थी। लेकिन अब पछताने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि वो इसे आसानी से नहीं बख्शने वाला था।
जी शाह साईं, आपने हमें बुलाया। वो अपने कमरे से निकलते हुए एक मुलाजिमों को बेचकर करके सारे का मुलाजिमों को बाहर इकट्ठा कर चुका था। हाँ, बुलाया मैंने तुम लोगों को। हवेली में शादी हो रही है, तुम इस हिसाब से इंतजाम करवाने हैं। सबसे पहले इस हवेली को कोना कोना सजा दो। एक एक कोना कोई ऐसी जगह नहीं होनी चाहिए जो सजी हुई ना हो। पूरे गाँव को शादी पर इन्वाइट कर लो। वो इन लोगों को देखते हुए हाथ में सिगरेट दबाए मसरूफ अंदाज में बोला था। जी शाह साईं, हाँ वो तो हम कर देंगे, लेकिन शादी किसकी है? मुलाजमा ने इसकी बेकरारी पर हैरान होते हुए पूछा। आज तो इसका मूड जरूरत से ज्यादा ही अच्छा था। शाहवीर शाह की शादी है, असीर शाहवीर शाह के साथ कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। सब कुछ असीर की मर्जी के मुताबिक होना चाहिए। और हाँ, शाह हवेली का नाम बदलो। आज से ये हवेली शाह हवेली नहीं बल्कि असीर महल कहलाएगी। और हाँ, आज मैं असीर को शॉपिंग पर लेकर जा रहा हूँ, तो वकील से मिलने का टाइम नहीं होगा। तुम वकील से मिलकर से हवेली के कागजात बनवा दो। मैं ये हवेली अपनी बीवी के नाम करना चाहता हूँ। ये घर आज से मेरी बीवी की मलकियत है। चलो लग जाओ काम पर, ज्यादा वक्त नहीं, असीर आती ही होगी। बस के साथ शहर जा रहा हूँ। तुम लोगों को भी शादी की तैयारी अच्छे से करो। सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, इतना परफेक्ट कि मेरी बीवी के लबों पर मुस्कान आ जाए। वो इन लोगों को जाने का इशारा करते सीरियस होती थी। हसीर को देखने लगा, जो यकीन कब से वहां पर खड़ी थी। आज और जान, बहुत लेट हो गए हैं, हमें शॉपिंग पर चलना है। तुम्हें भूख भी लग रही होगी। वो इसकी तरफ कदम बढ़ाते अपना हाथ इसके सामने कर चुका था। इसे लगा नहीं था कि शाबिर इतनी जल्दबाजी में ये सब कुछ करना शुरू करवा देगा। अभी ऊपर बेड पर ही तो वो शादी की प्लानिंग कर रहा था, और अब कितना जल्दी वो मुलाजिम को हुक्म तक दे चुका था। इसे लग रहा था कि वो बस ऐसे ही शादी के बारे में बात कर रहा है, लेकिन वो तो काफी ज्यादा सीरियस लग रहा था। शाह साईं, हुक्म जान, चलने का दिल नहीं कर रहा। अगर कहो तो अपनी बाहों में उठाकर गाड़ी तक ले चलूं। वो अपना हाथ इसके हाथ में दिए वहीं खड़ी अचानक इसे पुकार गई, तो उसकी राहों में पलके बिछाता मोहब्बत पाश लहजे में बोला था। यह सब कुछ क्या है शाह साईं? इससे ज्यादा इसका नरम लहजा बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। इसका अचानक बदला हुआ लहजा इसके सबके पैमाने को लबरेज कर गया था। प्यार, मोहब्बत, इश्क, शाविशिया का सब कुछ तुम पर। वो इसके करीब आता नरमी से इसका चेहरा थामता इसके लबों पर अपनी मोहब्बत की मेहर सजा गया था। एक ऐसे इंसान की बहन से जो आपकी बहन को घर से भगाकर आपकी इज्जत नीलाम कर गया है। ऐसी लड़की से जिसे आप सिर्फ अपने बिस्तर पर बीवी समझते हैं, वरना वो आपके घर में एक मुलाजमा की हैसियत से कमतर है। वो इसे ज्यादा बर्दाश्त न कर पाई थी। इसे ये वो इससे ज्यादा बर्दाश्त ना कर पाई थी, इसीलिए इसे आईना दिखाते हुए बोली थी, भूल जाओ सब कुछ भूल जाओ। हम एक नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें मैं हूँ, तुम हो और बस। वो बेहद नरमी से इसका चेहरा थामते हुए बोला था। भूल जाओ मतलब उम्मीद छोड़ दो अपने भाई के वापस आने की। वो इसे देखते हुए बोली थी। शाबी ने नफी में सर हिलाया था। वो वापस आएगा, वो जब चाहे आ सकता है, इसके बारे में बात नहीं हो रही। यहाँ तुम्हारी और मेरी बात हो रही है। चलो टाइम नहीं है, शॉपिंग पर जाना है। सारा दिन वहीं गुजर जाएगा। पहले बता रहा हूँ, जो कुछ लेना है आज ही ले लेना। फिर शादी के सारे इंतजाम में तुम खुद ही करने हैं ना। मुलाजिम कितना कुछ करेंगे, इनसे तो होगा भी नहीं। वैसे जैसे तुम चाहती हो। और मैं क्या चाहती हूँ? वो इसकी बात काटते हुए सवाल करने लगी थी। ऑफकोर्स तुम चाहती होगी ना कि वो सब कुछ बेस्ट हो। वो इसका हाथ हमने सीढ़ियों से उतरते हुए बाहर की तरफ आया था। मैं कुछ नहीं चाहती, और मैं जानती हूँ कि मेरे चाहने या ना चाहने से कुछ होगा भी नहीं। होगा मेरी जान, सब कुछ वैसा ही होगा जैसा तुम चाहती हो। सब कुछ तुम्हारी मर्जी के मुताबिक होगा। मैं चाहता हूँ कि एक एक चीज तुम्हारी मर्जी की, तुम्हारी पसंद की हो। ये शादी बहुत बेस्ट होगी। मैं पूरे गांव को इनवाइट करूंगा, तुम्हारी इन सहेलियों को भी, मेरी अम्मी बाबा को भी। वो अचानक से इसकी बात काटते हुए उम्मीद से इसकी तरफ देखते हुए बोली थी। हाँ मेरी जान, तुम्हारी अम्मी बाबा को भी, पूरे गांव होगा, सब लोग होंगे। वो इसकी एक्साइटमेंट पर से देखते हुए बोला था। वो बेयकीनी से इसे देखने लगी थी। मैं मिलूंगी अम्मी बाबा से, इसके नरम अंदाज पर से दूसरा सवाल डाला था। तुम जब चाहे इन लोगों से मिल सकते हो। तुम जब चाहोगी, जब कहोगी, तुम्हें तुम्हारी अम्मी बाबा से मिलवाने के लिए लेकर जाऊंगा। वो इसे यकीन दिलाते हुए बोला था। अभी अभी चलते हैं, वो अचानक बोली थी, जबकि इसके अभी कहने पर शाबिर खामोशी से इसे देखने लगा था। सॉरी, अभी तो हम शॉपिंग पर जा रहे हैं, फिर मिलेंगे। इसके अचानक खामोश होने पर वो परेशानी से कहने लगी थी। इसकी आवाज में लड़खड़ाहट, बेहद बाजिया लड़खड़ाहट थी। वो डर गई थी शायद इसके इनकार से। हम अभी जाएंगे इनसे मिलने के लिए। तुम अपनी अम्मी बाबा से मिलने चाहती हो ना? चलो गाड़ी में बैठो, पहले इनसे मिलेंगे फिर शॉपिंग पर जाएंगे। वो नरमी से कहता है इसके लिए गाड़ी का दरवाजा खोल चुका था। सच्ची हम अम्मी बाबा से मिलने जा रहे हैं? यकीनन वो यकीन नहीं कर पा रही थी। हाँ बिल्कुल, अभी तो कहा कि पहले तुम्हारी अम्मी बाबा से मिलेंगे फिर शॉपिंग पर चलेंगे। शाबिर मुस्कुराकर इसकी आंखों में जलमलाते आंसू देख रहा था, जबकि वो इसकी किसी भी बात का मजीद इंतजार किए बिना जल्दी से गाड़ी में सवार हो गई थी। एक लम्हे के लिए यकीन आया था कि वो 4 महीनों के बाद अपने माँ बाप को देखने जा रही है। शाबिर का लहजा इतना नरम क्यों हुआ था? वो इतने प्यार से बात क्यों कर रहा था? क्या इसे सच में इससे मोहब्बत हो गई थी? इसने एक नजर ड्राइविंग सीट पर बैठे शाबिर को देखा था, जो हर थोड़ी देर के बाद इसे देखकर हल्की सी मुस्कुराहट पास करता था। इसने अब तक शाह को इस तरह से मुस्कुराते नहीं देखा था। 4 महीनों में या तो वो गुस्सा करता था या चिल्लाता रहता था। इसके साथ इतनी मोहब्बत, इतनी नरमी से वो रहा ही नहीं था कि वो इसकी मुस्कुराहटों की आदी बनती। यही तो वजह थी इतनी खुश होने के बावजूद भी इतनी खुश होने के बावजूद भी वो उसकी मुस्कुराहट का जवाब मुस्कुरा कर नहीं दे पा रही थी। इसके चेहरे पर सिर्फ हैरानगी थी और आंखें अपने माँ बाप को देखने के लिए तरस रही थी, जबकि गाड़ी का रुख गांव की तरफ ही था। वो इसे लेकर
वो इसे लेकर एक छोटे से मोहल्ले की तरफ आया था। वो हरगिज नहीं जानता था कि दीन मोहम्मद का घर किस तरफ है और ना ही वो कभी इस गांव में किसी के घर की तरफ आया था। वो पहली दफा यहाँ आ रहा था, इसीलिए बार बार से रास्ता पूछ रहा था और वो काफी खुशी से कभी इशारों से तो कभी जुबान से बता रही थी कि इसका घर किस तरफ है। आज इसकी आवाज रोज की निस्बत काफी ज्यादा तेज थी। वो बहुत क्लियर इसे बता रही थी कि इसका घर किधर है। इसके चेहरे से इसकी खुशी का अंदाजा लगाना मुश्किल हरगिज नहीं था। वो बेहद खुश लग रही थी। बस यही गाड़ी रोक दीजिए, आगे गली छोटी है, गाड़ी नहीं जाएगी। तो हम कैसे जाएंगे? इसने असीर को देखते हुए पूछा, जो गाड़ी का दरवाजा खोल रही थी। अपने पैरों पर जाएंगे और कैसे जाएंगे? वो गाड़ी से निकलती तेजी से गली की तरफ बढ़ी थी, जबकि वो भी गाड़ी थोड़ी रिसीव करके पीछे को लगाता इसके पीछे ही आया था। अपने पैरों से जाएंगे और कैसे जाएंगे इस गंदी गली में? इसने एक नजर गंदी गली को देखा था जहां पानी और कीचड़ काफी ज्यादा था। असीर की बात दोहराते हुए अपना माथा मसलता इसके पीछे पीछे आ रहा था। इसकी बीवी यहाँ रहना डिजर्व नहीं करती थी। पता नहीं ये लोग यहाँ क्यों रहते थे। वो तेजी से गली से निकलते हुए आगे खेतों की तरफ जा रही थी, जबकि वो भी अपने कदम तेज तेज उठाता इसके पीछे ही आ रहा था। गाड़ी काफी पीछे रह गई थी। वो छोटी सी रैली में चल रही थी, दोनों तरफ खेत थे, जबकि वो बिल्कुल सामने वाले छोटे से गेट को पुश करते अंदर दाखिल हो गई थी। शायद यही इसका घर था। शायद इसके पीछे पीछे ही आया था, जबकि वो सामने खड़ी औरत के साथ लगी रो रही थी। इसके रोने पर वो बेचैन होता तेजी से इसकी तरफ आया था। जब सामने वाले कमरे से इनके रोने की आवाज सुनकर दीन मोहम्मद बाहर निकल आया था। अपनी बेटी को वो देख चुका था, जबकि शाबिर को देखकर से तेजी से चारपाई सीधी की थी। शाह साईं, आप खड़े क्यों है? बैठे ना, मैं आपके लिए कुछ लेकर आता हूँ। अरे बेगम, रोना बंद करो, घर में मेहमान आए हैं। इसने आगे बढ़ते हुए अपनी बेटी को अपने साथ लगाया था, जबकि अपनी बेगम का ध्यान शाबिर की तरफ दिलाया था। इसकी मां ने एक नजर शाबिर को देखा। इसकी आंखों में इसके लिए कोई नरमी नहीं थी, लेकिन इनकी बेटी इनके सामने थी। फिलहाल वो और कुछ नहीं सोचना चाहती थी। उन्होंने बहुत गौर से अपनी बेटी का जायजा लिया था। वो बेतहाशा खूबसूरत थी, सादगी में भी क़यामत दिखाती थी, जबकि इस जिस्म पर महंगा जोड़ा, पैरों में महंगी जूती और बदन पर चादर भी इस बात की गवाह थी कि वो बुरे हालात में नहीं है। असीर, मेरी धी, बैठ, मैं तेरे और तेरे शोर के लिए चाय बनाकर लाती हूँ। वो असीर को देखते हुए बोली थी। नहीं माँ जी, रहने दीजिए, हमें चाय वगैरह की तकल्लुफ में नहीं पड़ना। हम आपको इनवाइट करने के लिए आए हैं। असीर, बताओ अपने वालिदैन को हम यहाँ पर क्यों आए हैं? कहाँ पर बुलाना है? असीर, कहाँ पर बुलाने की बात कर रहे हैं? शाह साईं अम्मी से सवाल जवाब करने लगी थी, जबकि वो समझ नहीं पा रही थी कि वो इन्हें क्या बताए। वो शर्मा रही है। मैं आपको बता देता हूँ, हम शादी कर रहे हैं दोबारा से। पहले जो शादी हुई है, मेरा मतलब है हमारा जो निकाह हुआ था, वो असीर को पसंद नहीं है, इसलिए हम असीर की पसंद के मुताबिक दोबारा से शादी करेंगे। सारी रस्में वगैरह होंगी, मेहमान होंगे, पर प्रॉपर शादी होगी। हम लोग आपको इनवाइट करने के लिए हम लोग आपको इनवाइट करने के लिए यहाँ पर आए हैं। आप लोगों ने हमारी शादी पर आना है। शाबिर ने इन लोगों को तफसील से बताया था, जबकि वो दोनों ही हैरत से देख रहे थे। यकीनन वो समझ नहीं पा रहे थे कि कल तक शाबिर शाह, जो इनके पूरे खानदान का दुश्मन बना हुआ था, इनकी बेटी को बनी करके लेकर गया था, वो अब यहाँ बैठा नहीं, इनकी बेटी की शादी पर इन्वाइट कर रहा था। मैं चाय बनाती हूँ। बेटी पहली दफा शादी के बाद घर आई है, इस तरह से जाना अच्छा नहीं लगता। मैं जल्दी से किचन की तरफ बढ़ी तो वो भी इनके पीछे ही आई थी, जबकि दीन मोहम्मद साजू का एक खड़ा शाबिर की बातें सुन रहा था। दीन मोहम्मद ने अपनी बीवी को खुश देखा। दीन मोहम्मद, मैंने अपनी बीवी को खुश देखना चाहता हूँ और इसकी खुशी आप लोगों के वहाँ आने पर है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी बीवी को लेकर मेरी शादी पर जरूर आएंगे, वरना मेरी बीवी खुश नहीं होगी। मैं अपनी बीवी को खुश करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी अपनी बेटी की खुशी के लिए मेरी थोड़ी सी मदद जरूर करेंगे। मैं असीर के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहता हूँ। इसके दिल में अपने लिए जगह बनाना चाहता हूँ, जिसकी शुरुआत मैं इसकी खुशियों से करना चाहता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी अपनी बेटी की खुशियाँ ही चाहते हैं। सही, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मेरा बेटा, आपका बेटा बिल्कुल ठीक है और जल्द ही गाँव में वापस आ जाएगा। इस वक्त वो सऊदीया में है, बिल्कुल महफूज है, आप इसकी फिक्र न करें। यकीनन इसकी तरफ से मिलने वाली रकम आप लोगों को वसूल हो चुकी होगी। बाकी अगर किसी मदद की जरूरत हो तो आप बेझिझक मुझ तक आ सकते हैं। असीर को बुला दीजिए, हमें चलना है, शादी की शॉपिंग करनी है, बहुत सारा काम है। वो उठकर खड़ा होते हुए बोला था। चाय बन रही है शाह साईं, फिर किसी दिन। वो दीन मोहम्मद की बातें काटते हुए घर से बाहर निकल गया था, जबकि दीन मोहम्मद तेजी से असीर को बुलाने निकला था। यकीनन वो यहाँ रहना चाहती थी। यकीनन अपनी माँ बाप के साथ वक्त गुजारना चाहती थी, लेकिन न जाने क्यों शबीर ऐसा नहीं चाहता था। शायद इसके मामले में वो मतलबी हो चुका था। वो इसके सारे जज्बात खुद के लिए रखना चाहता था। वो चाहता ही नहीं था कि वो किसी और के बारे में सोचे, किसी और के साथ रहे या किसी और पर अपनी मोहब्बतें निछावर करे। आगे बढ़ते हुए से पीछे से दरवाजा बंद होने की आवाज सुनाई दी थी। इसने मुड़कर देखा, असी तेजी से इसके पीछे आ रही थी। वो इसकी हाथ वहीं पर रुक गया। जब वो तेजी से इसके पास आई तो इसने अपना हाथ आके बढ़ाया, जिसे असी ने फौरन ही थाम लिया था। वो हाथ थोड़ी देर के बाद पीछे मुड़कर दरवाजे की तरफ देख रही थी, जहाँ इसके माँ बाप खड़े से रुखसत कर रहे थे। वो तेज तेज चलता जल्दी ही इस मंजर से हटते हुए इस गंदी सी गली की तरफ आ गए थे, जहाँ पर इसकी गाड़ी खड़ी थी। वो जल्द से जल्द इस गंदगी से निकलना चाहता था। गुड मॉर्निंग भैया, हम रात को बहुत लेट आए थे, आप तब तक सो चुके थे। वो अपने रूम से निकलते हुए ताज को टेबल पर बैठे देख वहीं आ गई थी। हाँ, मैं जल्दी सो जाता हूँ, तुम लोग सुनाओ कैसा रहा डिनर? कल वापस जा रहे हो तुम लोग? वो चाय का कप अपने लब्बू से लगाते से बातें करने लगा था। हम वापस जा रहे हैं। वो अखराज बता रहे थे कि इनका ना कोई खरूस सा बॉस है जो बहुत गुस्सा करते हैं, तो इनकी वजह से हमें जल्दी वापस जाना पड़ रहा है। आप कब पाकिस्तान आएंगे?
वो इसे तफसील से बताते हुए सवाल करने लगी। मुझे शायद अब भी वक्त लग जाएगा, यहाँ एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है ना, पता नहीं अब ये मसले कितने वक्त में हल होगा। जैसे ही इस मसले से निकलूंगा वापस अपने मुल्क आ जाऊंगा। मुझे यहाँ रहना पसंद नहीं है। अच्छी बात है, अपना मुल्क अपना होता है, फिर आपकी शादी भी करेंगे। वैसे लड़की तो कोई पसंद करके रखी हुई होगी ना आपने। नाम क्या है, कहाँ की रहने वाली है, पाकिस्तान है या फिर अमेरिका की? इसके सवाल पर ताज के लबों पर हल्की सी मुस्कान आई थी, जिस पर वो मजीद फ्री होते हुए सवाल करने लगी थी। बताऊंगा सब कुछ बताऊंगा, वक्त आने पर बताऊंगा। अभी तुम लोग एंजॉय करो, मैं अभी इन सब चीज़ों से ज़्यादा दूर हूँ। वो बात खत्म करते हुए बोला तो आशी ने नफी में सर हिलाया था। नहीं जनाब, दूर तो नहीं है, आप जल्दी से मेरी जिठानी का नाम बताएं, वरना अच्छा नहीं होगा आपके लिए। वो से घूरते हुए बोली, जबकि आताश को इसे तंग करने में मजा आने लगा था। नहीं बताता क्या कर लोगी, वो मजे से बोला था। हाय अल्लाह, कितने घने मैसने हैं आप, बताएं मुझे, वरना मैंने लाउड स्पीकर पर ऐलान करवा देना है कि आपने चोरी चोरी किसी से दिल लगाकर रखा हुआ है और अपनी फैमिली के साथ शेयर नहीं करती। इससे मुझे क्या नुकसान होगा? वो इसकी धमकी का ज़्यादा असर दिए बगैर बोला था। अरे दुनिया आपको जीने नहीं देगी, सर उठाकर चलने नहीं देंगी। अच्छा छोड़ें दुनिया को, पहला वर्ड बता दे सिर्फ। वो अचानक बात बदल गई तो अरताश ने हैरत से देखा था। यकीनन उसकी बात को समझ नहीं पाया था। अरे इसका नाम, पहला लफ्ज बता दे, फर्स्ट लेटर, बाकी मैं तुक्के मारकर पता कर लूंगी ये कौन है। इसने टेबल पर पड़ा कागज और पेंसिल इसकी तरफ बढ़ाई थी, जबकि इस मामले में इसका इंटरेस्ट देखकर अरताश को हंसी आ रही थी। इसने मुस्कुराते हुए पेन पकड़कर कागज पर पी लिख दिया था। हाय अल्लाह, पी। अब ये पी से किसका नाम शुरू होता है? परिया, पारसा, पकीसा। वो तुक्के मारने लगी, जबकि अब की दफा अरताश खुलकर मुस्कुराया था। ये यहाँ क्या हो रहा है? ये किस चीज पर इतने तुक्के मारे जा रहे हैं? क्लास रूम से निकलता कुर्सी खींचकर आशी के पास बैठते हुए इसके हाथ में पेंसिल और पेपर देखने लगा था। अरे अरताश भैया की वो मेरी जिठानी, आपकी भाभी का नाम पी से शुरू होता है। देखिए मैंने कितना बड़ा राज जान लिया, बाकी ये नाम आप निकलवाएं। वैसे देखते हुए हुक्म जारी कर चुकी थी, जबकि अखराज हैरत से अपने भाई को देख रहा था, जो मुस्कुराते हुए इन दोनों को देखता हाँ में सर हिला गया। तो इसके साथ साथ इसने भी नाम गैस करना शुरू कर दिए थे। वो दोनों मिलकर पी से खुद से ही नाम इजाद करने लगे थे, लेकिन मजाल थी जो इन दोनों में से किसी ने भी परिवेश का नाम गैस किया और ताश इस मामले को लटकाना नहीं चाहता था। इसका इरादा राज के यहाँ से जाने से पहले ही इसे परी के बारे में सब कुछ बता देने का था, लेकिन वो जानता भी नहीं था कि इसका भाई परिवेश को लेकर किस तरह से रिएक्ट करेगा। वैसे ये सच्चाई छुपा नहीं सकता था कि परिवेश का तलक कहाँ से है। इस पीर को छोड़कर अगले पीर को तुम्हारा मुजरा रखवा लिया है मैंने। इस पीर तक लोगों को खूब तरसाएंगे तुम्हारे मुजरे के लिए। अपनी तैयारी मुकम्मल कर लेना। रेशम भाई से दरवाजे से कहकर वहीं से लौट गई थी, ताकि इसकी कोई भी बात सुनने को न मिले, जबकि परिवेश ने कंधे उचका दिए थे। वो छोटी बच्ची नहीं है परिवेश, तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। तुम्हारी कोई प्लानिंग कामयाब नहीं होगी, देख लेना तुम फंस जाओगी, बहुत बुरे तरीके से फंस जाओगी। मेरी बात मानो तो अभी से इनकार कर दो, कह दो तुम्हारा ज़मीर तुम्हें इस बात की इजाज़त नहीं देता कि किसी की निकाह में रहते हुए मुजरा करो। जीनत इसके कान में आते हुए इसे समझाने लगी। नहीं आप ही रेशम भाई ने मेरे साथ बहुत बड़ा नहीं आप भी रेशम भाई ने मेरे साथ बहुत खेल खेले हैं, एक खेल में भी इनके साथ खेलूंगी। अभी मुजरे में 10 दिन बाकी हैं। इस मुजरे की बहुत कीमत वो बहुत कीमत लगवाएंगे। आप देख लीजिएगा, जितना हो सके इस मुजरे से कमाने की कोशिश करेंगी। इस 10 दिन के अंदर अंदर ही मैं रूहा के भाई से रब्ता करूंगी और इसे यहाँ पर बुलाऊंगी। मैं जानती हूँ अगर मैंने इनकार किया तो वो मेरा तो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, लेकिन वो रूहा को जान से मार डालेगी। लेकिन अगर इसका भाई पहले ही यहाँ आ गया, रेशम भाई को अपना कोठा बचाने के लिए रूहा को सही सलामत यहाँ से भेजना होगा। रूहा ने मुझे बताया इसका भाई कोई मामूली इंसान नहीं, सियासत का जाना माना नाम है। वो बस एक दफ़ा अपने भाई के पास पहुँचना चाहती है। इसे इस वजारत से बचाने के लिए कोशिश मैं ज़रूर करूँगी। और बिल्कुल सही कहा आपने, मैं अरताशा की बीवी हूँ, इसकी औरत हूँ, इसकी इज्जत हूँ। मुझे सेब नहीं देता ऐसे किसी गैर मर्द के सामने जाना, और मैं चाहूँगी भी नहीं। मैं इसकी इज्जत की हिफाजत अपनी जान से बढ़कर करूंगी। जब तक वो खुद लौट कर नहीं आता, मैं खुद को इसकी हाथ से सेज कर रखूंगी। मैं मर जाऊंगी, लेकिन शहजादी की अमानत में खयानत नहीं करूंगी। आप मेरी फिक्र ना करें, जैसा मैंने सोचा है सब कुछ वैसा ही होगा। अब आप चाहे यहाँ से, अगर आपको किसी ने यहाँ पर मेरे साथ देख लिया तो हाँ मैं जा रही हूँ, तो अपना ख्याल रखना। उसकी बात समझते हुए फौरन ही उठ गई थी, जबकि इसकी जाते ही परिवेश ने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया था। वो बहुत बड़ा रिस्क ले रही थी। अल्लाह जाने अब ये चीज़ वो कर भी पाएगी या नहीं। लेकिन इसमें रूहा से शाबिर शाह का नंबर ले लिया था। इसके पास मोबाइल फ़ोन भी था, लेकिन ये फ़ोन उससे परतार से बात करने के लिए इस्तेमाल करती थी। अब यह फ़ोन तकरीबन महीने से बंद पड़ा हुआ था। ये यहाँ इस घर में तुम्हारी आखिरी दफ़ा लाया हूँ, इसके बाद तुम यहाँ नहीं आ सकती। वो गाड़ी में आकर बैठी तो गाड़ी स्टार्ट करते हुए इसने जल्दी से इसके कच्चे महल्ले से अपनी गाड़ी बाहर निकाली थी, जबकि इसकी बात सुनकर वो परेशानी से देखने लगी थी। क्या वो दोबारा अपने माँ बाप से नहीं मिल सकती थी? क्यों इसे अपनी आवाज़ खाई से आती हुई महसूस हो रही थी? क्या इसमें अपने माँ बाप का चेहरा आखिरी दफ़ा देखा था? क्योंकि यहाँ आकर तुम रोई हो। मैंने तुम्हें दुख से दूर लेकर जाना चाहता हूँ, दुख से बचाना चाहता हूँ, और मुझे हरगिज़ अंदाजा नहीं था कि यहाँ आकर तुम इतने ज़्यादा आंसू बहाने वाली हो। अगर पता होता तो कभी तुम्हें यहाँ पर लेकर ना आता। मुझे तो लगा था कि अपने माँ बाप से मिलकर तुम खुशी होगी, लेकिन तुम तो इन लोगों से मिलकर रो रही थी। मुझे गवारा नहीं मेरी बीवी की आंखों में आंसू, किसी के लिए भी आंसू आए, बेशक इसके माँ बाप ही क्यों ना हो। आज के बाद तुम इन लोगों से नहीं मिलोगी। वो फैसला कर रहा था, जबकि असील की जान तो जैसे लबों पर आ गई थी। मैं नहीं रो रही थी, वो आंखों में मोटे मोटे आंसू लाए से अपनी सफाई देने लगी थी। मैं तो अंधा हूँ, मुझे तो नजर ही नहीं आ रहा था। राइट, तुम इस औरत
तुम इस औरत की मेरा मतलब अपनी माँ के गले से लगी रो रही थी। मैं आइंदा नहीं रोऊंगी। वो जल्दी से बोली थी, कैसे मान लूं मैं तुम्हारी बात? गारंटी दो मुझे आज के बाद किसी के लिए भी तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आएंगे, ना तुम्हारे भाई के लिए, ना बाप के लिए, ना ही माँ के लिए। कभी नहीं रोगी किसी के लिए। तुम्हारे आंसू पर सिर्फ शावीर शाह का हक है। अगर तुम आंसू भी बहाओगी तो सिर्फ मेरे नाम के, तुम मुस्कुराओगी तो सिर्फ मेरे लिए। तुम्हारी मुस्कुराहट पर, तुम्हारे आंसू पर, तुम्हारे हर जज्बात पर सिर्फ और सिर्फ शावीर शाह का हक होगा। वो फुल स्पीड में गाड़ी ड्राइव करता गांव की हदूद से निकाल लेकर ले गया था, जबकि इसके अंदाज में शिद्दत पसंदी थी। मैं नहीं रहूंगी, कभी नहीं रहूंगी। मैं आपसे वादा करती हूँ, प्लीज मुझे मेरे माँ बाप से दूर ना करें। आप जैसा करेंगे मैं वैसा ही करूंगी। वो अपने आंसू को रोकने की हर मुमकिन कोशिश करते हुए इसकी विनती करने लगी थी, जबकि शावीर का फोन बजने लगा। अस्सलाम वालेकुम सर, यहाँ पर जियानुद्दीन मोहम्मद नाम का जो लड़का था, लेबर्स के काम में हमने इसे नौकरी दे दी है। आज से वो ज्वाइनिंग कर लेगा। इसने जैसे ही फोन अपने कान से लगाया था, इसे दूसरी तरफ से आवाज सुनाई दी थी, हाँ ठीक है, इसे मोबाइल फोन वगैरह देने की जरूरत नहीं है। वो किसी से रब्ता ना कर पाए। कुछ अर्से के लिए इसे पाकिस्तान फोन करने से भी मना कर दो। इसे वहां से अच्छी नौकरी दो, अच्छा फ्लाइट दो, इसके लिए बेहतरीन इंतजाम करवाओ वहां पर। और कोई भी किसी सख्त काम मत लेना, और इससे कोई भी सख्त काम मत लेना। वही काम देना जो इसके लिए जरूरी है। मैं बाद में तुमसे रब्ता करूंगा, जब तक मैं ना कहूँ मुझे फोन मत करना। इसने कहते हुए फोन बंद कर दिया, जबकि असीर जो इसकी कार खत्म होने का इंतजार कर रही थी, दोबारा से अपनी मासूम आंखों से आंसू साफ करते इसकी मिन्नत कर लगी, मैं नहीं रहूंगी। वो दोबारा से बोली तो शाबिर एक दफा फिर से पूरी तरह इसकी तरफ मुतवज्जो हुआ था। अच्छा छोड़ो फजूल बातें, इधर आओ मेरे पास। हम इसकी कमर में हाथ डालता इसे अपने करीब खींच चुका था, और अगले ही लम्हे इसकी गोद में आ गिरी थी। शाह ने बड़ी फुर्सत से इसके कमर को पकड़ते हुए इसे मजीद अपने करीब किया। वो एक पर्सन भी अपनी सीट पर ना रही थी। फजूल बातों पर टाइम वेस्ट नहीं करते, अच्छी अच्छी बातें, प्यारी प्यारी रोमांटिक बातें करते हैं। वो हाथ इसकी कमर से निकालते हुए गाड़ी की स्टिंग पर रखता हुआ इसे मजीद अपने करीब कर चुका था। वो इसके इतने करीब आ चुकी थी कि बात करते हुए इसके लब इसके चेहरे से टकरा रहे थे। एक्सीडेंट हो जाएगा। वो घबराते हुए इसे सामने सड़क को देखते हुए बोली तो शाह ने इसके चेहरा अपनी तरफ किया था। इधर ध्यान क्यों दे रही हो? तुम मुझे देखो ना, मुझे समझो, मुझे महसूस करो। और वैसे भी लोग कहते हैं ना, प्यार करने वाले अगर एक साथ मर जाएं तो मरकर अमर हो जाते हैं। अच्छा ही है ना, प्यार करने वाले मरकर अमर हो जाएंगे। मुझे नहीं मरना, मुझे नहीं अमर होना, आप अकेले हूँ अमर। वो जल्दी से कहती, गाड़ी को झटका लगने पर इसकी गर्दन में बाजू डालती इसके सीने में सर छुपा गई थी। मैं क्यों अकेला मरूं? मोहब्बत करने वाले साथ मरते हैं, साथ जीते हैं। मुझे तुम्हारे साथ जीना है, तुम्हारे साथ ही मरना है। वह नरमी से इसके माथे पर अपने रब रखते हुए बोला था, तो फिर आपने ऐसा क्यों कहा, क्यों किया? वह इसके सीने में मुंह छुपाए हुए बोलती, ऐसा क्या किया है मैंने? वो अपने सीने पर इसकी नरम गर्म सांसों को महसूस करता मदहोश हुआ जा रहा था। आप मुझे कैसे खींचा, क्यों? गोद में इसकी आवाज कम से कम तर होती जा रही थी। तो मेरे जज्बात जाग गए थे ना जाना। दिल ने कहा तुम्हें अपने करीब कर लो। अब दिल की तो सुननी पड़ती है ना। तुम ही बताओ, मैंने कुछ गलत किया? सड़क पर नहीं सुनते दिल की। अपने ईद की छोर सुनते हुए इसने जरा सा चेहरा इसकी सीने से निकालते हुए बाहर का नजारा किया था, तो जैसे दिल थम सा गया था। दिल तो दिल है, इसकी सुननी पड़ती है, और मैं तो जरा दिल की सुनने वाला इंसान हूँ। अब मेरा दिल कह रहा है लब्बों को चूमता रहूं तब तक, जब तक ये मेरी शिद्दतों से सुरख गुलाब ना हो जाए। इसे हैरत से बाहर देखकर दोबारा अपने सीने में सर छुपाते पाकर इसने अपनी फरमाइश का इजहार किया था। नहीं, असीर इसके सीने में छुपी हल्का सा सर को ना में हिलाते हुए बोली थी, नहीं तुम मुझे इनकार कर रही हो। इसके लहजे में जरा सी सख्ती थी। वो लब दबाए से खुद में बेचे हुए था। नहीं, इनकार नहीं। रात को रूम में यहाँ सब देखेंगे तो सबके देखने से क्या होता है? सब तो तुम्हें मेरी गोद में भी देख रहे हैं, मेरे इतने करीब खुद को मुझे में छुपाए हुए भी तो तुम सबकी नजरों में हो। तो क्या फर्क पड़ता है अगर किसी ने हमारी मजीद नजदीकियां देख ली तो? वो गाड़ी एक तरफ रोकते हुए इसे सवाल करने लगा था। वो तुम नहीं चाहती कि कोई हमें एक साथ देखकर नजर लगाए, राइट? वो इसकी हकलाहट को एंजॉय करते हुए सवाल करने लगा, तो इसने फौरन इसके सीने में छुपे सर को हिलाया था। मेरा मासूम बच्चा, मेरे दिल की धड़कन, चलो अंदर चलकर कोई नहीं देखेगा। हमें ड्रेसिंग रूम में बहुत सारी जगह होती है प्यार करने के लिए। तुम्हारे लब्बू को अपने रंग में मैं ड्रेसिंग रूम में जाकर रंगूंगा, वहाँ यकीनन तुम्हें कोई इतराज़ नहीं होगा। और अगर इतराज़ होगा भी तो कम से कम वो इतराज़ मेरे सामने मत करना, वरना रहम तो मुझे वैसे भी नहीं आता तुम पर। तुम्हारे इतराज़ पर तो तुम्हारे लिए और भी ज़्यादा मुश्किलात बढ़ जाएंगी। यकीनन तुम इतराज़ नहीं करोगी, राइट? चलो चलते हैं, टाइम नहीं है, बहुत कुछ लेना है। सबसे पहले मैं तुम्हारे लिए मेहंदी का जोड़ा पसंद करता हूँ, बल्कि खुद अपने हाथों से पहनाऊंगा भी। वो इसे आहिस्ता से पूरी तरह से अपने लबों में कैद करता, अपनी बाहों में कैद करता, अपनी साइड का दरवाज़ा खोलते हुए बाहर निकलते हुए इसे भी ज़मीन पर उतार चुका था। चलो डार्लिंग, तुम्हारे होठों की महक को अपने सीने में उतारना है। वह इसकी चादर को ठीक से इस पर फैलाते हुए इसके चेहरे को ठीक से चुपाता अपने साथ इसे अपने सीने से लगा गया था, और फिर खुद ही अपनी पसंद का ड्रेस खरीदने लगा। आज सीरीज के साथ साथ चल रही थी, जबकि इसने एक ड्रेस सेलेक्ट कर लिया था। डार्लिंग, मुलाजमा बता रही थी कि सबसे पहले मेहंदी की रस्म अदा होगी, तो मेहंदी के लिए ये ड्रेस ठीक रहेगा ना? इसके सामने लगे बेहद खूबसूरत गुलाबी रंग के दुल्हन के लहंगे की तरफ इशारा किया था। नहीं, वो शादी के दिन का है। वो एक लहंगे को देखते ही फौरन से बोली थी, लेकिन शादी पर तो सुर्ख पहनते हैं ना? वो उलझा था, ये भी पहनते हैं। अब की दफ़ा इसने समझाने वाले अंदाज में बताया था, नॉनसेंस, ये निकालो, तुम ये वाला मेहंदी पर पहनोगी, और इसमें कांपने वाली कौन सी बात है? तुम हर दुल्हन की
तुम हर दुल्हन से अलग हो क्योंकि तुम शावीर शाह की दुल्हन हो। चलो आप ड्रेसिंग रूम में चलते हैं इसे ट्राई करने के लिए। वो लब दबाकर शरारत से मुस्कुराया तो असी ने नफ़ी में सर हिलाया था, जबकि इसकी नफ़ी में सर हिलाने का असर लिए बगैर वो इसका लहंगा उठाता इसे लिए ड्रेसिंग रूम की तरफ चला गया था।